क्या था उस मूवी में, सलमान खान के डुप्लीकेट थे, मतलब दो लोग, दो रोल थे, सलमान खान निभा रहा था। तो उन दोनों में क्या रिलेशन था वो बच्चों में, मतलब एक मेन एसेंस क्या था कि एक को अगर इम्पैक्ट करोगे थोड़ा भी तो दूसरे पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। तो उसी परिभाषा में समझो कि ये जो फर्स्ट सलमान खान है वो है इन्वेस्टमेंट, और सेकंड सलमान खान है वो है सेविंग। सिर्फ इतना याद रखो कि पहले वाले का नाम इन्वेस्टमेंट है और दूसरे वाले का नाम सेविंग है, इतना। अब हम मेन क्लास स्टार्ट करते हैं, पर मेन ढांचा बस इसी पे है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इसी पे खड़ा होएगा। हम्म, तो पहले वाले का नाम था इन्वेस्टमेंट और दूसरे वाले का नाम था सेविंग। ओके। तो एसेंस क्या था उस मूवी का कि भाई एक को इम्पैक्ट करोगे तो दूसरे को इम्पैक्ट होएगा। तो एक सादे लेवल पे तुमको भी ये दिखाई दे रहा होगा या फिर सोच रहे होगे कि भाई इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट करोगे तो सेविंग पे इम्पैक्ट होएगा, और सेविंग पे इम्पैक्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट होएगा। पर पर्टिकुलरली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ डाटा के रूप में कि दो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम पे, तब हमारा सेविंग रेट कितना था पता है क्या? सेविंग रेट मतलब जो भी पैसे हम लोग बैंक में रख रहे हैं वो सेविंग है। जो भी पैसे हमारी मम्मी डब्बे में रख रही छुपा के हम लोगों के या और किसी के, वो सेविंग में नहीं आता है। जो भी पैसा सेव किया जा रहा है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में उसे कहते हैं सेविंग। तो वो सेविंग रेट कितना था? 5% था। मतलब सपोज करो हमारा अगर 100 रुपए कमाई होगी पूरे देश की उस टाइम पे 1947 में, तो हम सेव कितना कर रहे थे? सिर्फ 5 रुपए सेव कर रहे थे। और एक दिखाई क्या दिया कि अगर 5 रुपए सेव कर रहे हो तो 5 ही रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। एट दी एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? कि मशीनरीज वगैरह खरीदने के लिए वगैरह। ओके। सर सर ने जब ये इंस्टीट्यूट खोला होगा, सर का भी कुछ ना कुछ सेविंग होगा। सर ने उनके सेविंग से क्या लिए है? जो भी सेविंग था ये सेटअप लगाने से पहले, सर का जो भी सेविंग वगैरह था, सर ने किस में खर्चा किया होगा? इसका रेंट देने में, ये प्लास्टिक के चेयर्स लेने में, ये बोर्ड लेने में, ये थोड़ा और महंगा बोर्ड लेने में, कैमरा, ये वगैरह सब चीजें खरीदने में इन्वेस्ट किया है। मतलब जो सर का पैसा था सेविंग के रूप में, वो सर ने एग्जैक्टली कहाँ डाला है? इन्वेस्टमेंट में डाला है, कुर्सी वगैरह के इसमें। तो वैसा ही होता है कि जो भी सेविंग होता है, अब तुम बैंक में डाल रहे हो, ठीक है, बैंक बैंक तुम्हारे को इंटरेस्ट रेट देने वाली है। वो क्यों देने वाली है? क्योंकि जिसको उन्होंने दिया है लोन, उससे वो कुछ ना कुछ ज्यादा अमाउंट में पैसे लेंगे इंटरेस्ट के रूप में, और खुद उसमें से खुद पैसे खुद के लिए रखेंगे प्रॉफिट के रूप में, और बचे हुए पैसे तुमको दे देंगे। ओके। तो वैसा ही हिसाब है। फिर हेरा फेरी में राजू क्या बोलता? 21 दिन में पैसा डबल। मेरे को लगता कहाँ ना कहाँ ये चीज इंटरनेशनल लेवल पे होती भी होंगी, बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि अगर सपोज करो अब 100-200 रुपए तो कोई डबल करके नहीं देने वाला, क्योंकि उसकी वो 100 रुपए की उतनी हैसियत नहीं है। पर जिनके पास करोड़ों रुपए है, सपोज करो, और किसी आदमी को वो करोड़ों रुपए सिर्फ महीने भर के लिए चाहिए या बहुत कम टाइम के लिए चाहिए, तो उसके लिए काफी उसको अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ये लोन लेने के बाद काफी ज्यादा अगर पैसे मिल रहे हैं, तो मे बी ये चीज पॉसिबल होंगी। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे को पता नहीं है कि होता है नहीं होता है। उतने बड़े बड़े लोगों के अकाउंट भी दिखाई नहीं देते। विजय माल्या का भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं दिया था। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि भाई जितना सेविंग रेट होगा उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। और ये हमारा जो 5% का सेविंग रेट था वो कब था? 1947 में था। और जो हमारा आज का सेविंग रेट है वो 28% है। और आज का हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी उतना ही है, 28%। मतलब तुमको एक साइकिल क्या पता चली? जैसे जुड़वा मूवी में दो सलमान खान थे, एक को इम्पैक्ट करोगे दूसरा इम्पैक्ट होएगा। वैसे ही अगर तुमने सेविंग को हलाया, तुमने तुम्हारा सेविंग बढ़ाया सेविंग बढ़ाया, तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में जाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ ना कोई मशीन्स वगैरह खरीदी होगी उस वजह से, या फिर कोई ना कोई ऐसे क्लासेस बनाएगा,
कैमरे वगैरह लगाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, और उससे वो कहाँ ना कहाँ सर्विसेज बांटेंगे, या फिर अगर मशीन्स वगैरह स्टेब्लिश हो रही होंगी तो गुड्स वगैरह बनाएंगे। यहाँ तक समझ गया। अब ये है ढांचा। अब इसके ऊपर हम हमारी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की क्या बोल सकते हैं बिल्डिंग खड़ी करेंगे। अब ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, अब इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं सिस्टम बताना चाहता हूँ मतलब क्या होता है। मैंने पिछले बार क्लास में शायद एलवी यादव का एग्जांपल वगैरह दिया था कि सिस्टम मतलब क्या होता है। मेरे पास अभी दो चॉइसेस है, तुम्हारे पास मतलब मेरे पास नहीं। मेरे पास एक एलवी यादव का एग्जांपल है जिससे मैं सिस्टम समझाना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका एग्जांपल है। तुम चूज करो तुम्हारे को कौन से एग्जांपल से समझने में इंटरेस्ट है, फिर हम सिस्टम समझेंगे। सिस्टम के बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हाँ बताओ जल्दी। यार थोड़ा ऐसा क्या, ह्यूमन बॉडी ना, ठीक। तो अब ह्यूमन बॉडी का क्या था अब ये ह्यूमन बॉडी है। तुम्हारे हिसाब से ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है, पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है। हमारा अस्तित्व है ना, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर ये मत बोलना ह्यूमन बॉडी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, वो मेरा बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है यहाँ से ये चीज बोलने का। तुम्हारे हिसाब से ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है। एक, अरे यार जोर से बोलो ना यार, तुम थोड़ा सा तो कुछ बोल ही सकते हो ऐसा, कुछ भी बोलो। अरे यार मैं भी एक पॉइंट के बाद में कहा के एग्जांपल ला रहा हूँ, तुम भी बोल ही सकते हो उतना। बोलो ना क्या कर रही है ह्यूमन बॉडी अभी अस्तित्व में, क्या कर रही है मतलब। अच्छा ठीक है छोड़ो, तुम नहीं बता रहे हो तो। ह्यूमन बॉडी एक आदमी को जिंदा रखने के लिए सब काम कर रही है। सेल्स बना रही है, खाना खा रही है, तो क्यों खा रही है, बंदे को जिंदा रखना है। और मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ कि भाई कोई अगर हार्मफुल चीज मेरे ऊपर आ रही है तो मैं खुद को बचा लूंगा। मतलब ओवरऑल एक ह्यूमन बॉडी क्या करना चाहती है, एक आदमी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए चीजें वो चला रही है उसके बॉडी में के। अब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है, आंखें होती है, मुंह होता है, हार्ट होता है, पैंक्रियाज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा ढांचा है, एक पूरी सिस्टम है। खाना पहले मुंह से खाओगे, मतलब हाथ से जाएगा, पर पूरा इन्वॉल्वमेंट देखो किस किस का है। अब ये सिस्टम है, ओके। सिस्टम ऐसे कि तुम्हारा हैंड है, ये एक पार्ट है ह्यूमन बॉडी का सिस्टम का। हाथ है, तुम्हारा माउथ है, तुम खाना खाओगे, फिर वो ईसोफेगस से नीचे जाएगा हम ऐसे लंबे लंबे नाम नहीं लिखने देता। ईसोफेगस से नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर वो, मेरे को भी इतना ह्यूमन बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है, पर ईसोफेगस से नीचे जाएगा, उसके बाद में फिर वही बाइल वगैरह ये वो पैनक्रियाज वगैरह, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह होते होते पच जाएगा। ये सब चीजें ह्यूमन बॉडी में होगी। तो ह्यूमन बॉडी की जो सिस्टम है वो कैसी है, हाथों से लेके पूरे अंदर तक घूमने वाली सिस्टम है। और वो पूरी सिस्टम क्यों वर्क कर रही है, एक आदमी को जिंदा रखने के लिए ये चीजें पूरी वर्क कर रही है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज माइनस हो जाए तो वो यहाँ से कहा ही जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही होता है कुछ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का हाल। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से वो चीज वर्क कर रही है। हमारी ह्यूमन बॉडी किस लिए वर्क कर रही थी, आदमी को जिंदा रखने के लिए। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का भी कोई एक मेन मकसद होगा। जैसे हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। विद्या बालन ने एक बार बोला था कि फिल्में किस लिए चलती है, एंटरटेनमेंट। अभी बोलो ना भाई उसके बाद तो मतलब वही एक प्रिंसिपल है। वैसे ही हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का भी एक प्रिंसिपल है मेन, कि वो क्या चाहता है कि जो भी सेवर्स है, सेवर्स मतलब जो भी सेविंग कर रहे लोग हैं, अब उसमें तुम कोई भी आदमी ले लो, ठीक है, तुम ले लो एट दी एंड, जो सेविंग कर रहे हो बैंक्स के रूप में, ओके। अब ये वाले फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे मैंने तुमको बॉडी का एग्जांपल देते हुए पूरे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स गिना दिए कि इन्वॉल्व है, वैसे ही इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी पूरे लोग इन्वॉल्व है। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन है, बैंक्स है। अब उसमें कौन कौन है, कॉरपोरेट है,
कॉर्पोरेट बैंक, क्या है वो, कोऑपरेटिव बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, सोसाइटीज है, बाद में सिक्योरिटी मार्केट है, मैंने एक टाइम पे पढ़ाया था। फिर क्या बोल सकते हैं उसे, सिक्योरिटी मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, नेशनल हाउसिंग सोसाइटी, नेशनल हाउसिंग बैंक। मतलब ये पूरा जो ढांचा है फाइनेंशियल सिस्टम में का, कोई भी एक एलिमेंट सोच के देखो, कोई भी एक एलिमेंट तुम्हारे हिसाब से, सिर्फ बोलो यार क्लास में, मतलब है ना ये, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोई भी एक एलिमेंट मान, तुम ऐसा मानते हो ना कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो जो लोग है वो तुम्हारे को दिखाई दे रहे, बैंक्स दिखाई दे रही है, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह, ऐसे सब लोग तुमको दिखाई दे रहे। तो वैसे ही और सोचो कि और कौन से एलिमेंट्स हैं, मैंने अब तुमको गिना दिए कि सोसाइटीज, कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक, नेशनल हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह वगैरह, जो भी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। अब तुम सोच लो, नाम लो उसका एक खाने का ऐसा जो तुम करता। हाँ, स्टॉक मार्केट है, और किसी का नाम लो, सोचो और क्या। हाँ मतलब बराबर है, पॉइंट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, मेरे हिसाब से लड़कियों का 2/3 है यहाँ पे पॉपुलेशन, तो एक खानदान तभी बोल ही सकता है, यहाँ पे दो लड़कों ने बोल दिया। कुछ ना कुछ बोलो यार, इन्वॉल्व हो, क्या होगा उस। मोर और लेस तुमको सच बताता हूँ, मैं एज ए टीचर बोल के यहाँ पे आता ही नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ कि तुमको लग नहीं रहा हूँ एक ऐसा टीचर वाला, मेरा नहीं है। मेरे को इच्छा है कि मैं यहाँ पे 1/4 पे आऊँ पढ़ाने, पर कुछ चीज़ों की वजह से मैं रुका हूँ। मेरे को, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इतना ऐसा पूरा प्रॉपर तैयारी करके जाऊँ, इसलिए बताओ सोचो क्या होगा। और क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, किसी का भी नाम लो, अरे मैम दो दो से लो। हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, एलआईसी का नाम लो, जीआईसी का नाम लो, एनआईसीएल का पेपर हुआ था उसका नाम लो, जो भी नाम लेना है लो। मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा कीड़ा ही नहीं रहने को ना कि ये फाइनेंशियल सिस्टम में क्या काम कर रहा है करके, मेरे को कीड़ा मारना है। सोचो क्या होगा और क्या हो सकता है। मेरे को पता है, मैं भी है ना उधर साइड में रहता है, और इतना ज्यादा इन्वॉल्व अगर टीचर हो जाए ना, तब भी अपने को थोड़ा शौक हो जाता कि यार मैं बोलूँ क्या। वो टाइम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती है, ठीक है, पर थोड़ा सोचो तो सही क्या होगा, मतलब और क्या हो सकता है ऐसा सेंस में। किसी का भी नाम से, ठीक है, अब ठीक है, जिसको नहीं लेना है इतना कोई इशू नहीं है। तो अभी किस किस के नाम लिए गए, इंश्योरेंस सेक्टर का नाम लिया गया, स्टॉक मार्केट का नाम लिया गया, बैंक्स का नाम लिया गया। अब वो बैंक कोई भी रहो, कोऑपरेटिव रहो, सोसाइटीज रहो, हर एक का नाम हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है जितने भी, आरबीआई से लेके नाबार्ड, मैं ये चाहता था कि तुम आरबीआई वगैरह का नाम, आरबीआई ले लो, नाबार्ड ले लो, या फिर और भी सेबी ले लो, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी फाइनेंशियल के मामले में तुम्हारे को, तुम्हारे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे जो भी इंस्टीट्यूशंस दिख रहे, जो भी, मैं रिपीट कर रहा, जो भी, उसका सिर्फ एक प्रिंसिपल है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक तो वो सेविंग करेंगे, मतलब जिनके पास पैसे है वो सेविंग करेंगे पूरा, मतलब जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनसे पैसा जमा करेंगे, और वो पैसा जिसको लोन चाहिए उसको देंगे। मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एकमात्र मकसद क्या है कि जिनके पास पैसा है उनसे लेके मोबिलाइज करके, मोबिलाइज मतलब जमा करके लाना, गणपति की वर्गनी जमा करके लाना, और वो पैसा जिसको जरूरत है उसको देना। ये एक मेन प्रिंसिपल है। अब इसमें इंश्योरेंस कैसे बैठेगा, समझो तुमको बैंक तो समझ गया कि भाई बैंक तुमसे पैसा ले रहा, और वो बैंक वो वाला पैसा किसी न किसी को लोन दे रहा। अब इसमें इंश्योरेंस कैसे आएगा, तो इंश्योरेंस क्या कर रहा है, तुम्हारा सबका इंश्योरेंस निकाल रहा, वो तुमसे पैसे ले रहा। तो एट दी एंड क्या ले रहा, वो तुमसे पैसे ले रहा, और वो पैसे सेव हो रहे कहाँ ना कहाँ। अब वो पैसे पे बैठा तो रहेगा नहीं, वो कहाँ ना कहाँ इन्वेस्ट करेगा वो पैसे कमाने के लिए। तो एट दी एंड वो साइकिल क्या घूम रही कि वो लोन जा रहा किसी ना किसी को। अब स्टॉक मार्केट का तुमने नाम लिया था, स्टॉक मार्केट भी इस प्रिंसिपल से लागू है कि वो भी क्या कर रहा, जिसको लोन चाहिए, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको भी लोन चाहिए, उनके लिए वो क्या कर रहा, शेयर मार्केट में उनके शेयर सारे लिस्ट हो रहे, और उनको फिर शेयर्स बेच के पैसा मिल रहा। वो पैसा फिर कहाँ जा रहा, एट दी एंड वो कंपनीज के पास जा रहा, और वो उससे मशीन खरीद रहे, या फिर उनका उनको मालूम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। इतना ध्यान में आया। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही पूरे, एक ही मात्र प्रिंसिपल है कि कहाँ ना कहाँ से पैसा जमा करके लाना है,
और कहाँ ना कहाँ वो पैसा भेजना है जिससे चीजें बढ़े। अब ये क्यों कर रहे होंगे? जुड़वा पिक्चर का मूवी का मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर ऐसे ही जितना ज्यादा ये मोबिलाइज होगा सेविंग उतना ही ज्यादा फिर इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? अब कॉमन प्रिंसिपल, उससे फिर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, पैसा खेलते रहेगा, ज्यादा लोगों के पास पैसा जाएगा, सब लोगों को क्या बोल सकते हैं जॉब मिलेंगे वगैरह 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 वगैरह। ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मकसद पूरा ओवरऑल जो भी था बता दिया। अब हम आगे जाएंगे। अब जैसा ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे लोग थे, मतलब ऑर्गन्स थे पूरे इन्वॉल्व, वैसे ही ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर भी कुछ ना कुछ लोग होंगे जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे होंगे। अब कॉमन सेंस है कि हर छोटी से छोटी चीज को करने के लिए कोई ना कोई आदमी लगता है और उस हिसाब से वो चीजें चलती है। जैसे तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वही फिर एमएससीबी वाले तुम्हारे से कुछ ना कुछ डिपॉजिट रखेंगे, वायर पोल से तुम्हारे घर तक आएगी, वो कोई ना कोई आदमी आएगा, पैसे लेगा, वो घर तक आएगी, फिर मीटर बनाया जाएगा, वो मीटर कहाँ ना कहाँ से आ रहा होगा, मतलब ओवरऑल कोई ना कोई इन्वॉल्व है इन चीजों के पीछे। अब ये इतना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा ढांचा है, तो इसके बीच में भी कोई ना कोई लोग इन्वॉल्व हो गए, तो इसके मेन मेन कंपोनेंट देखते कि कौन है कौन नहीं है। ओके, यहाँ तक सबको सब समझ रहा, बीच में रोक देना नहीं समझा, ठीक है? अब ये वही लिखा है, मैं डबल नहीं बताता, वही जो मैं बोला हूँ वही हो, और कुछ भी नहीं। अब इंडियन मेन कंपोनेंट्स मतलब मेन लोग कौन है उनके अंदर, तो एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, तो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से इन्वॉल्व है? बैंक्स हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, स्टॉक मार्केट के लोग हो गए, स्टॉक एक मतलब अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैंने पढ़ाया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाया था, वो सब के सब जो भी ऐसा ढांचा है जिसका एक ऐसी क्या बोलते हैं संस्था है जिनका एक अंदर ऐसा घर है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो सबके सब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंपोनेंट्स में आते हैं। ओके, तो ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सेविंग को मोबिलाइज, अब ये क्या कर रहे हैं? सेविंग को मोबिलाइज करेंगे, करते हैं, और लोन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? लोन देते हैं, बस इतना ही काम है। अब इसमें कौन कौन आएगा? मोर और लेस कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक आएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी आएंगी? LIC, GIC, नाबार्ड, सेठी वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब क्या कर रहे हैं? मोबिलाइज कर रहे हैं सेविंग लोगों से, और वो कहाँ ना कहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं वो पैसे। ऐसा ये सिस्टम चल रहा है, और मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? तो एक है फाइनेंशियल मार्केट। अब ये समझने से पहले एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं हर बार लेता क्लास में कि अभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये मार्केट है, कुछ ना कुछ होगा, मतलब ट्रेड होगा किसी ना किसी चीज का, तो उसमें मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। ये मैंने पढ़ाया है पहले, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, पर मेरे को पता है तुमने पढ़ा नहीं होगा, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि सपोज करो ये फाइनेंशियल मार्केट है, वैसे ही अब वो फाइनेंशियल मार्केट पढ़ो ही मत, लगे तो मैं हटा भी, अब उसको ये पढ़ो कि वो सब्जी मार्केट है, सब्जी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, सब्जी मार्केट है। फाइनेंशियल, अब वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में दो एलिमेंट थे, पहला कौन सा था? मनी, मनी मार्केट, सेकंड था कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब होता है, मनी मार्केट का नाम भूल जाओ, अब सोचो मनी मार्केट मतलब इतवारा बाजार है, और जो कैपिटल मार्केट है वो है बड़ा बाजार, वो जो तुम बड़े थोक में काम होता है वहाँ पे जहाँ पे, तो अब वो इतवारा बाजार में तुम जाओगे तो तुमको ऐसा आधे किलो 1 किलो के भी कार्यक्रम वहाँ पे चलता है। तुम कभी अगर बड़े बाजार गए होंगे, तुम्हारे घर पे गणपति का खाना रहा होगा, महालक्ष्मी का वगैरह वगैरह, कवड़ा वगैरह लेते हो, तो तुम बड़े बाजार गए होंगे, तुमको पता होगा कि वहाँ पे 2-2.5 किलो से नीचे माल ही नहीं मिलता, लेना है तो 2-2.5 किलो का ले, मत नहीं तो मत ले रहे भाई। तो वैसा ही है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में ऐसा सपोज करो कि जैसे इतवारा बाजार में भाजिया बिक रही है ना, वैसे ही मनी मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट की चीजें, ट्रेजरी बिल्स, ये भी ऐसा जैसे ऐसे समझो, मतलब तुम्हारे सादा मार्केट इतवारे बाजार में क्या मिल रहा है? टमाटर, कांदा वगैरह 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 वगैरह। तो वैसे ही अभी ऐसा मान के चलो कि अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो भी वैसे ही है।
ट्रेजरी बिल्स हो गया, कॉर्पोरेट बिल्स, कमर्शियल बिल्स हो गया, सीडीज हो गया, वगैरह वगैरह। मतलब वही भी, वो भी उनका भी जो मार्केट है उसके अंदर उनके टूल्स बिक रहे हैं। ओके, इतना समझ में आया? तो मनी, और मनी मार्केट में भी यही टूल्स बिक रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह वगैरह, और कैपिटल मार्केट में भी ऐसे ही लोग बिक रहे हैं, मतलब चीजें बिक रही है। पर मनी मार्केट में क्या हो गया, जैसे इतवारा बाजार में छोटे छोटे चीजें बिक जाती, मतलब ऐसे आधे 1 किलो की चीजें बिक जाती, वैसे ही मनी मार्केट के अंदर 1 साल के अंदर के जो भी टूल्स है, जिनका टाइम ऑफ टेन्योर सिर्फ 1 साल के अंदर का है, वो वाली चीजें बिक रही है मनी मार्केट के अंदर। जो 1 साल के कम का प्रोडक्ट है वो वहां पे बिक रहा है, और वो बड़े मार्केट में महंगा कार्यक्रम रहता। तो वैसे ही वो कैपिटल मार्केट है, वहां पे 1 साल के अबव का जो टेन्योर रहता, उसके सारे टूल्स बिके जा रहे होंगे। अब वो टूल्स पे मत जाओ, मैं वो टूल्स भी समझाऊंगा जब वो टूल्स की बारी आएगी, ठीक है? पर इतना तुमको बेसिक समझ गया, कैपिटल मार्केट, बाद में फिर मनी मार्केट, और उसके नीचे कैपिटल मार्केट, इतना सब सेटअप समझ गया। पहला कंपोनेंट क्या था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का? इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सभी लोग आ गए, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, जो लेना है ले, जिनकी भी बिल्डिंग है वो उसमें आ गए। सेकंड कौन से आ गए? तो भाई फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पे वो प्रॉपर क्या बोल सकते हैं, धंधा करने वाले, यहाँ पे प्रॉपर उनका बिजनेस चलेगा। तो इसमें मनी मार्केट है, और दूसरा कैपिटल मार्केट है, ये भी समझ गया। अब होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो तुमने वो टमाटर, कांदा, आलू वगैरह वगैरह देखा होगा, वैसे ही ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब कुछ तो फाइनेंस, पैसे रिलेटेड होंगे, तो इसलिए इनका नाम थोड़ा सा फैंसी है। मनी मार्केट में अगर तुम लेने जाओगे, तुम्हारे को 2-3 प्रकार की भाजियाँ मिलेंगी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, और सीडी वगैरह, ऐसे नाम है उसके। अगर तुम कैपिटल मार्केट में जाओगे, तुम्हारे को मिलेंगे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। अगर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट रखोगे तो वो कौन से? फ्यूचर्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड। अभी ये सिर्फ इतना याद रखो, ये सोचो ही मत, टर्म्स तुम्हारे दिमाग में मत लो, मैं जब आऊंगा इसमें 2-3 लेक्चर बाद, तब सिर्फ ये ढांचा बना रहा मैं अगले 2-3 लेक्चर्स का अभी। तो अभी ये तुमने देख लिया कि ये पूरे टूल्स है भाई, इस हिसाब से चीजें चलने वाली। तो ये वैसी भाजी मार्केट के जैसे रहते ना, आलू वगैरह, वैसे ही है, ये समझ गया। और फोर्थ चीज रहती फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कुछ ना कुछ सर्विसेज होंगी। अब वो सर्विसेज किस लिए होंगी? मेन प्रिंसिपल क्या था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का? सेविंग लेके काना का लोन देना है। तो उसी को हेल्पफुल नेचर, मतलब हेल्पफुली करने के लिए स्मूथ वे में ये फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, जिसका नाम होता है फंड रेजिंग। जैसे वो आईपीओ मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर, रिवाइज करो। फंड रेजिंग मतलब आईपीओ, पहली बार किसी का शेयर अगर मार्केट में आ रहा होगा तो उसलिए था। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जैसे म्यूचुअल फंड्स में तुम इन्वेस्ट कर रहे किस लिए? पैसे कमाने के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। और बाद में रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में तुम जाओगे या फिर डेरिवेटिव्स वगैरह में इन्वेस्ट करोगे। तो अब एक बेसिक रूप में क्लास की शुरुआत से अभी तक क्या सीखे? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नाम का कोई तो प्रकार रहता, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स एक दूसरे से रिलेटेड रहते। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नाम का प्रकार रहता, वो एक करता पैसे लेता, लोन में पैसे देता। फिर तुमने उसके कंपोनेंट देख लिए, मतलब उसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं उस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। तो पहला आता कि इंस्टीट्यूशंस आते पूरे, जो भी बैंक वगैरह वगैरह। बाद में मार्केट आता, जहाँ पे वो मतलब ट्रेड होते प्रॉपरली। बाद में इंस्ट्रूमेंट्स आते, पर्टिकुलरली जिसका व्यवहार होता है लोगों के बीच में। और चौथा तुमने देखा सर्विसेज, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई ना कोई प्रोवाइड करता है तुमको, क्या बोल सकते हैं, स्मूथ वे में ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ये उनके अलग अलग नाम, ठीक है? इसके बाद में आते हैं अब हर चीज के लिए, जैसे हमारे देश को चौकीदार की जरूरत है। मोदी जी खुद को चौकीदार मानते हैं, पता है ना, उनके स्पीच वगैरह में। तुम कुछ करो जिंदगी में, मतलब क्या तुम पढ़ रहे हो ऐसे स्पीच वगैरह तो सुन लिया करो कम से कम। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के भी रेगुलेटर्स है कोई ना कोई। हर चीज के लिए कोई ना कोई रेगुलेटर लगता है, नहीं तो वो चीजें बराबर चलती नहीं है ठीक से। जैसे अब ये क्लास है, मैं यहाँ से चला गया,
तो आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको संभालने की शिवानी मैम की होंगी या फिर विपुल सर की होगी। यहाँ पे अगर इतने छोटे लेवल पे कोई ना कोई रेगुलेटर लग रहा है संभालने के लिए, तो ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे कोई ना कोई रेगुलेटर लगेगा। तो उसमें ही एक आरबीआई है। अब वो आरबीआई क्या करता है पर्टिकुलरली, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेमेंट सर्विसेज, मतलब पूरा एक सेटअप को रेगुलेट करने का काम करता है। बाद में सेबी है, वो किस लिए है, इंश्योरेंस मतलब सॉरी शेयर मार्केट रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सेबी रेगुलेट करेगा। अब ईडाई, इंश्योरेंस का नाम आया था तो फिर ये भाई उस सब चीज़ों को रेगुलेट करेगा। बाद में पीएफआरडीए, पेंशन फंड रिलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन। अब तुम लोगों के सब जो भी पप्पा जॉब्स वगैरह पे होंगे जिनका पेंशन वगैरह कटता है, मतलब पेंशन के लिए पैसे वगैरह कटते हैं, उनका भी सेविंग ही जा रहा है ना वहाँ पे, और वो कहाँ ना कहाँ इन्वेस्ट होएगा। तो एट दी एंड ये जो है ये उस चीज को रेगुलेट करने का काम करता है पेंशन सेक्टर को। ओके, अब फाइनेंशियल सिस्टम का फ्लो ऑफ फंड्स क्या रहता है, मतलब एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक फ्लो क्या रहता है कि वही सेवर्स के पास से डिपॉजिट लोन वगैरह में देना वगैरह वगैरह, अब वो पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं है। अब ये सब कुछ खत्म हुआ कि अब मैंने तुमको पढ़ा दिया कि भाई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होती है क्या नहीं होती, उसके कंपोनेंट्स वगैरह बता दिए क्या होते हैं क्या नहीं। अब हमारे क्लास का क्या स्ट्रक्चर रहेगा आने वाले दिनों में और आज का, कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैंक्स वगैरह पूरे पढ़ा होगा, पहले पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, नाबार्ड से लेके हर एक चीज जो भी तुम सोच सकते, सेबी, सिडबी, एनएचबी, मुद्रा लोन वगैरह वगैरह सब होगा प्रॉपर वे में। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खत्म होने के बाद खत्म होने के बाद में मैं सेकंड कहाँ पे जाऊँगा, तो फिर मैं सेकंड सेकंड जान दे भाई मेरे को। पेशेंस ये गिफ्ट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एक एस्पिरेंट को मिलता है। मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिला है, मैंने थोड़े ज़्यादा फेलिवर देखे हैं, पर कभी कभार पेशेंस छूट सकता है। अरे आज आज ही भेजना है पूरे सब लोग। आज बना कौन रहा सर, हाँ कौन बनोता है। 2 मिनट का पॉज लेंगे, इसको मरने देंगे। तो कभी कभार कुछ चीज़ों की मौत जरूरी होती है क्लास आगे जाने के लिए। हाँ डिस्टेंस में, अरे हे वरतच येत नाही, मी ट्राय आला फिर तो मैं उसको भी खत्म कर सकता ना। हाँ बने, ठीक है। तो अब अंतविधि हो गई भाई की, तो आगे देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं पूरा पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ाऊंगा जिसमें कुछ नहीं बचेगा। मैं लगे तो पहले वाले जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वगैरह भी पूरा ऐसा ब्रॉड वे में पढ़ा दूंगा। ज़्यादा होप मत रखना मेरे से, पहले वाला रिवाइज करो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा दूंगा मैं, सेबी वगैरह, नाबार्ड, ये वो, आरबीआई वगैरह सब। ये खत्म होने के बाद में फिर हम सेकंड किस पे जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर जाएंगे। जो इस मैंने वो ढांचा पढ़ा है ना, उसके जो 4 कंपोनेंट्स थे उस वे से ही हमारा क्लास प्रोसीड होगा। पहले पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खत्म होंगे, सेकंड में फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाऊंगा, पूरा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट वगैरह वगैरह वगैरह। फिर थर्ड हम किस पे जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे जाएंगे, ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो भी होते हैं, सीडी, कमर्शियल बिल्स वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद में लास्ट में हम कहाँ पे जाएंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज पे जाएंगे। उसमें निफ्ट वगैरह वगैरह जो भी होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हाँ मैम, पूरा आ जाओ अंदर। एसी बंद करना है कि चालू करना है? तो क्या बोल रहा था कि
पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खत्म, फिर इंस्ट्रूमेंट मतलब उसके बाद मार्केट खत्म, बाद में इंस्ट्रूमेंट्स खत्म, उसके बाद में सर्विसेज खत्म। इस हिसाब से वो पूरा खत्म होएगा। और उसके बाद में जाके हम बजट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बजट क्या होता है क्या नहीं, और भी फिर कुछ होगा तो इसी में जाएगा। ध्यान दो क्लास में, मेरे हिसाब से स्टैटिक मैं अच्छा ले रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करते जाओ, बाकी और मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बाद। ठीक है, तो हम अभी क्या देखने वाले थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहली इंस्टीट्यूशन क्या है, बैंक वगैरह। ओके, तो बैंक के बारे में जानते हैं। बैंक जानने से पहले पहले तो बैंक जरूरी क्यों होता है वो देखते हैं हम चीजें। ठीक है, तो अब तुमने बीसी का नाम सुना होगा, बीसी वगैरह का। ठीक है, अरे थोड़ा शांति रहो, हाँ अच्छा, डिस्टर्ब मत हो क्लास, मेरा कंसंट्रेशन बहुत जल्दी लूज होता। तो मैं क्या बोल रहा था कि बैंक्स है, तो बीसी का नाम सुना होगा। अब तुम्हारी मम्मी बीसी क्यों रख रही, बीसी का बैंक से कोई लेन देन नहीं है, पर बीसी क्यों रखी जा रही, सेविंग होगा, कुछ ना कुछ पैसे आएंगे। तो बीसी के अलावा भी सेविंग हो रही थी, वो डब्बे में भी पैसे बहुत ज्यादा मतलब सिक्योर थे पैसे, मतलब वो तुम्हारे को भी नहीं पता ऐसी जगह पे थे, वो सिर्फ चोर को पता है कहाँ पे है, सच में। तो अरे मतलब अभी बीच में चोरी हुई, तो सबसे पहले क्या खोला गया मालूम है क्या, वो बेड खोला गया जहाँ पे सोते हैं, उसके वो ऐसा बॉक्स होता है ना अंदर, उसके अंदर बराबर पैसे मिले और सोना भी मिला। तो चोर को पता होता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि बैंक के बारे में देख रहे थे, तो बैंक का छोड़ो और फिर बीसी के बारे में सोचो। बीसी की, अब बीसी में क्यों हो रहा, क्योंकि सेविंग हो रहा। मेरा ऐसा मानना है कि वो डब्बे में भी ज्यादा अच्छे से सेव हो रहा था। तो फिर बीसी का इन्वेंशन क्यों किया गया पर्टिकुलर। बीसी में तुमने घट का नाम सुना है क्या, घट उचलता है तो वो आपल्या बीसी मध्ये। तो बीसी क्या काम कर रहा है, लोन का काम कर रहा है ना, उसका एक अलग इंटरेस्ट रेट वगैरह चलेगा, वो अलग चीज है, महीने के महीने का रहता है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई दिया कि वुमेन्स को पता है कि भाई पैसे सेव करना पड़ते हैं। अब वो सेव करने के लिए वो डब्बे का यूज ना करते हुए उनको एक नया चीज मिली कि बीसी में इन्वेस्टमेंट कर दो, और वो बीसी में पूरे वुमेन्स रहते, इसलिए लड़के लोग इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको भी पता है कि भाई ये चीज़ें और ज़्यादा सिक्योर रहेगी, कोई भी ऐसा अगले दिन जाके पैसे नहीं मांग सकता। और उसमें भी बीसी में एक इन्वेंशन रहता कि भाई घट के नाम पे पैसे उठा सकते हैं। मतलब मोर और लेस बीसी क्या है कि जिसमें सेव हो रहे पैसे और जिसमें से पैसे भी उठाए जा रहे, मतलब लोन का भी काम कर रहा और सेविंग का भी काम बीसी कर रहा है, अच्छे से हो रहा था चीजें। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें भी फुल प्रूफ प्लान नहीं है। तुम्हारे को बीसी के इश्यूज पता है क्या, कि एक बार क्या हुआ, अब इसमें कोई लीगली पाबंदियां वगैरह कुछ नहीं, लोग ऐसे ही चार लोग मिलते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमारे को अगले महीने से हजार हजार रुपए देने हैं, वो सब पैसे देते और सेविंग बढ़ते बढ़ते जाती है और फिर मेंबर बढ़ते जाते हैं और उस हिसाब से फिर लोन वगैरह मिलते जाता। पर कोई लीगली क्या बोल सकते हैं उसको, एफिडेविट वगैरह नहीं है ना कि भाई तू ना पैसे नहीं दिले तो पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। लोग तो बैंक के पैसे डुबा दे रहे, तो फिर बीसी क्या ही चीज है, कुछ नहीं कर सकते एक पॉइंट के बाद में। तो इसमें बहुत लोगों का लॉसेस होने के भी चांसेस है। अब वो तुम्हारा रिलेशन वो ग्रुप में कितना अच्छा है उस हिसाब से वो चीजें चलती। ठीक है, पर बीसी भी फुल फुल प्लान नहीं था। एक कौन बनेगा करोड़पति में एक फीमेल आए थे, वो इकोनॉमिस्ट वगैरह थे, उनका ये मानना था कि भाई हमारे इधर हमारा एक रूरल एरिया है, वहां पे बैंक लाओ बोलते। अब उन्होंने ये चीज क्यों बोली है, बीसी वगैरह चल रही थी वहां पे, एक इकोनॉमिस्ट आदमी क्यों बोलता है कि हमारे एरिया में बैंक लाना चाहिए। हाँ मतलब भाई क्या जरूरत होती है, मतलब एक बैंक की क्या जरूरत होती है। अब वो रूरल एरिया है, वो ज्यादा पैसे भी नहीं दे पाएंगे उनको, मतलब जो पैसे रखे जाएंगे एक कस्टमर के रूप में उस बैंक में। तो फिर मतलब और क्या, सोचो और थोड़ा बहुत। मोर और लेस एक बैंक की जरूरत इतनी ही है कि बैंक क्या करती है, तुम सबके पैसे सेव रखती है, कहाँ ना कहाँ वो पैसे आएंगे, उस पर ज्यादातर ऐसा हाथ नहीं लगता है, वो पैसे एक बार सेव हो गए सेव हो गए। वो ऐसा गुल्लक नहीं है घर की कि फोड़ी के पैसे निकाले, बैंक है वो, उसकी भी कोई ना कोई नियम वगैरह है उस हिसाब से। उसमें भी फिक्स फिक्स डिपॉजिट वगैरह का प्रकार रहता, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह भी रहता है।
और फाइनेंशियल बैंक इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर लोन मिलेगा, सर्विसेज बढ़ेंगी, लोगों को समझेगा कि पैसे सेव करना चाहिए। जो लोग अलग हो गए थे बैंकिंग सिस्टम से, अलग थे, जिनका अकाउंट्स वगैरह नहीं था, वो लोग जब अगर बैंक में आएंगे तो उनके एक एक रुपए मिलके भी बहुत ज्यादा अमाउंट होगी उतना। और पहले ही मैंने बोला था कि जैसे सेविंग बढ़ता है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसलिए भी सेविंग जरूरी है। तो मोर और लेस किसी एक जगह की अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो फाइनेंशियल टर्म्स में, तो वहाँ पे बैंक लाना बहुत जरूरी होता है। और इस वजह से हमारे श्री श्री मतलब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का ये संकल्प वगैरह रखा था, और इसलिए ये चीज भी बढ़ाई गई। तो वही है कि जैसे वो बीसी का इन्वेंशन था वो खत्म हो गया। बैंक क्यों आई थी? क्योंकि वो लोन देंगी लोगों को, लोन देने के बाद में क्या करेंगी, सेविंग रखेंगे उनका, फाइनेंशियल सर्विसेज देंगी उनको, उनको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताएंगे, उनका बीमा होगा वगैरह वगैरह सब चीजें। तो यही है कि फिक्स डिपॉजिट ये सब सर्विसेज जो एक आदमी को जो देता है उसे बैंक बोला जाता है। अब उसमें कौन कौन से सेविंग करंट अकाउंट बनता है, सेविंग अकाउंट बनता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वगैरह वगैरह। ठीक है। इस प्रोसेस में बैंक क्या करता है, एक इंटरमीडिएटरी के जैसे काम करता है, मतलब बिचौलिया या फिर दलाल के जैसे काम करता है। पैसे लेता है, लोन देता है, उससे से वो पैसे कमाता है। अब फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? एक इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 के अंदर, उसके तहत बैंक की डेफिनेशन ऐसी दी है कि जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल, मतलब मैंने जो बोला है वही उसके अंदर है मोर और लेस। वो होता है एक बैंक, मतलब मोर और लेस बैंक किसके तहत रेगुलेटेड है? 1949 एक्ट है, उसके तहत बैंक रेगुलेटेड है। एक बेजल कमेटी है, एक कमेटी है जो फाइनेंस रिलेटेड चीजों पे बोलती है वगैरह वगैरह, और उसके चीजें फॉलो भी करी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसमें भी वही बोला है कि भाई ग्रांटिंग लोन, प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज वगैरह वगैरह, तो ये होता है एक बैंक। अब इसमें मैंने वही पपट पसारा ज्यादा बढ़ा के दिया, एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह। अब मेरी वो बोलने की इच्छा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब बैंक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब उसमें होता है कमर्शियल बैंक्स होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स होता है, रीजनल रूरल बैंक होता है, डेवलपमेंट बैंक होती है, बाद में स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, और सेंट्रल बैंक होती है, आरबीआई वगैरह। आरबीआई भी एक बैंक है। अब मेन चीज है कि हम जो बैंक्स के टाइप्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो कमर्शियल बैंक है, और दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक प्रिंसिपल इनका ऐसा है कि कमर्शियल जो बैंक्स है वो मेनली प्रॉफिट के लिए वर्क करेगी, और कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो पर्टिकुलरली वर्क करेंगी वेलफेयर लोगों का, वो उसका मेन मकसद होता है। अब इनका जो डिफरेंस है इन बिटवीन है वो पहला तो बता दिया। और फिर इसमें पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह। और इसमें मेंबर्स जो लोग इसे स्थापित करते हैं वही लोग इसमें होते हैं एज अ शेयर होल्डर, उनकी बैंक होती है। मेंबर शेयर होल्डर जनरली स्मॉल बोरोवर्स वगैरह वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज और ये वेलफेयर मैक्सिमाइज वगैरह के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन नेशन वाइड, इंटरनेशनल वगैरह भी ये बैंक्स का जाता है, कमर्शियल जो प्रिंसिपल पे वर्क करती है। और जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे वर्क करती है वो लिमिटेड होती है एक पर्टिकुलर स्टेट। जैसे अभी तुमने नाम सुना होगा कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वगैरह का नाम सुना होगा प्रॉपर। और हमारे महाराष्ट्र में प्रॉपर डेवलप्ड है कोऑपरेटिव मार्केट अच्छे से, कोऑपरेटिव बैंक का मार्केट, तो उस हिसाब से ये चीज़ें होती है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? एक मेन फ़र्क तो मैंने बता दिया कि वो प्रॉफिट है और इधर वेलफेयर है। पर एक और है कि इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई के तहत ये रेगुलेट होते हैं, पर ये पर्टिकुलरली एक स्टेट में होते हैं, तो इसे आरबीआई के तहत तो ये रेगुलेटेड होते ही है। पर जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक एक्ट है हर एक स्टेट का अलग अलग, उसके हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव बैंक है वो रेगुलेटेड होती है इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर। ठीक है। वही कैपिटल सोर्स वगैरह वगैरह, अब ये पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं। जब ये पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह पढ़ा होगा तब वो चीज़ आ जाए।
अब आता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल का नाम सुना है? पहले बैंक्स बता दिए, बैंक के टाइप्स बता दिए। अब उसके बाद में वो दो प्रकार के बैंक्स रहते हैं वो बता दिया, कमर्शियल कोऑपरेटिव। उसके बाद में कमर्शियल बैंक्स के भी दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल मतलब होता है लिस्ट। अब शेड्यूल मतलब लिस्ट होता है, तो आरबीआई का एक एक्ट है 1934 का, जब वो एग्जिस्टेंस में आया था तभी उसको लाया गया था। तो उस एक्ट के तहत एक सेकंड शेड्यूल है, सेकंड नंबर की लिस्ट है। वो लिस्ट के अंदर जो भी बैंक आएंगे, अब वो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ पब्लिक बैंक आएंगे, प्राइवेट बैंक आएंगे, फॉरेन बैंक आएंगे वगैरह वगैरह, जो भी बैंक है इंडिया के अंदर, जो भी उस लिस्ट के अंदर जिनका भी नाम होगा वो क्या होंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो। वो लिस्ट में जिसका भी नाम है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होने के फायदे क्या होते हैं, तो देखिए पहले तो कंडीशन क्या है कि एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बनने के लिए दो तीन प्रिंसिपल्स है उसे फॉलो करना पड़ता है। एक होता है मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, मतलब पर्टिकुलरली कितना पैसा उस बैंक के पास होना चाहिए रजिस्टर करने के लिए सेकंड शेड्यूल में अपना नाम अंकित करने के लिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 5 लाख रुपए होने चाहिए। और उसके बाद वो आरबीआई एक्ट के तहत 1934 के सेकंड शेड्यूल में आने के लिए मतलब उसकी प्रोसीडिंग चालू हो सकती है। नॉट हार्मफुल टू डिपॉजिटर, अब ये ऐसे ही है कि पर्टिकुलरली जो उसके मतलब उसको एक मेन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। जैसे कोई अगर सपोज करो मैंने कल सोचा कि मैं बैंक खोलता हूँ और मैंने बैंक खोल लिया, और खोलने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने मेरे दोस्तों को पैसे देना चालू कर दिया और वो मैंने देते देते उन्होंने मेरे साथ दगा कर दिया, उन्होंने पैसे वापस देने से मना कर दिया। अब मेरा उनके साथ रिलेशन था तो इसलिए मैंने उनको पैसे दे दिए थे, उन्होंने रिलेशन का अच्छा इस्तेमाल करके पैसे नहीं दिए। तो इसमें पिसा कोई आदमी पर्टिकुलरली जिन्होंने पैसे रखे थे डिपॉजिटर, वो इसमें फंस गए। तो ऐसे प्रिंसिपल्स पे बैंक वर्क नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका बोलना है। बाद में तीसरा क्या है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, जिसके तहत बैंक की डेफिनेशन वगैरह चाहिए के रूल्स, उसके अंदर जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है किसी बैंक को अगर क्या बोलते हैं आरबीआई के एक्ट 1934 के अंदर हस्तक्षेप करना होगा तो। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या होंगी कि भाई उसको आरबीआई की तरफ से लोन मिलते रहेगा। दूसरा मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउस। अब वो क्लियरिंग हाउस क्या रहता है, वो क्या बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड है तब पड़ा हुआ। एलिजिबिलिटी फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस अब डिपॉजिटर्स आ रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई उम्मीद तो होना चाहिए कि वो पैसे क्यों रखेंगे। तो उनकी क्या उम्मीद है कि एक डिपॉजिट इंश्योरेंस नाम का प्रकार रहता है बैंक के अंदर। उसमें क्या रहता है कि सपोज मेरे बैंक के अंदर 50,000 रुपए है, ठीक है, और कल मैंने सोचा कि यार मेरी बैंक डूब सकती, तो मैं क्या करूंगा, पैसे निकाल लूंगा। पर हर बार ऐसा नहीं होगा कि मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी बैंक डूबने वाली है, कुछ भी हो सकता है मेरे बैंक बैंक के साथ में। और अगर मेरे 50,000 रुपए जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाए हुए थे अगर वो डूब गए, तो मैं डबल बैंक में जाऊंगा नहीं पैसे रखने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक इन्वेंशन लाया था, इन्वेंशन मतलब वही कि डिपॉजिट इंश्योरेंस करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। उस एक्ट के तहत ऐसा है कि अगर कोई भी आदमी अगर उसके पैसे है बैंक के अंदर और वो अगर 5 लाख तक है तो उसका इंश्योरेंस उसको मिल जाएगा। मतलब अगर 5 लाख तुम्हारे बैंक के अकाउंट में, सपोज करो मेरे एक ही बैंक के अकाउंट के अंदर है और वो बैंक डूब गई, तब भी इंश्योरेंस निकाला हुआ है उस बैंक का, मतलब उस बैंक का, तो उसके तहत मेरे को मेरे 5 लाख रुपए तक की अमाउंट वापस आ जाएगी। अब अगर उसके अंदर 50 लाख रुपए रहे तब भी 5 ही लाख रुपए वापस आने वाले, 50 लाख इंश्योर नहीं है। मिनिमम अमाउंट मतलब उनके हिसाब से 5 लाख है, वो इंश्योर है तुम्हारी। ठीक है, अब वही फिर प्रेस्टीज एंड ट्रस्ट, वही इज्जत मिलेगा, पैसा मिलेगा, लोग पूछेंगे, नाम होगा तुम्हारा, वो वाला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में नाम आने के बाद वो एक चीज़ होती है। और कुछ है नहीं उसमें
अब वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन लोग आते हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं उसके अंदर, और प्राइवेट सेक्टर के बाद में फॉरेन बैंक जो है वो आते हैं, उसके बाद में रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं और पेमेंट बैंक आते हैं। ये सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ग्रुप के अकाउंट होते हैं जब तक आरबीआई के शेड्यूल लिस्ट में है, मतलब ये जब तक शेड्यूल के सेकंड लिस्ट में होगे, नहीं आ नहीं रहा, चलो जब तक शेड्यूल के सेकंड लिस्ट में होगे तब तक भाई का नाम बना रहे। और वही उसके उल्टा, जो उस सेकंड शेड्यूल में नहीं होंगे वो लिस्ट के अंदर, उनके साथ क्या होगा, उनको आरबीआई पैसा नहीं देंगी खुद से। जब वो ऐसा अड़ी अड़चनी के टाइम पे जो पैसा मांग रहे थे वो पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक का नाम रहने की वजह से जो पैसा मिल जा रहा था वो अब नहीं मिलने वाला। उनका पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व 5 लाख से कम है, ठीक है। उनको आरबीआई से रीफाइनेंस फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, हाँ जैसे बताया मैंने, तो वो लोग होते हैं। अब इसके बाद आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उसके पहले एक स्टोरी सुनते हैं। अब तुमने डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह का नाम बहुत सुना था है ना यार, ऐसी एक मेरे को लगता है ऐसा स्क्रीन सामने हो, ऐसा अच्छा लगता है कन्वे करने के लिए, ऐसा वो उधर घूम जाता ना मेरा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या बोल रहा था, कि अभी बीच में तुमने बहुत सुना होगा ना डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, बैंक प्राइवेटाइज होने वाली है वगैरह वगैरह, ये कहानियां बहुत सुनी थी तुमने, और वो कहानियां सच्ची भी है। तो अब ये क्यों हो रहा होगा तुम्हारे हिसाब से? मैं सिर्फ ऐसा बोल देते जाऊंगा, मैं बता देते जाऊंगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो इसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल है। कोल इंडिया लिमिटेड का नाम सुना है क्या? कोल इंडिया लिमिटेड, कोल बेचना वगैरह का काम रहता है उनका। तो 1973 में जब इंदिरा गांधी जी थे, तो वो थे यार, मतलब वो कुछ अलग ही थे, और उनके जैसा और दूसरा कोई आ भी नहीं सकता, सच बता रहा हूँ। पढ़ना कभी उनके बारे में, मैंने बताया भी होगा शायद से कि मैंने बताया था कभी इंदिरा गांधी के बारे में। मेरे को एक ही चीज़ पता है, मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत जितना उस टाइम पे इमरजेंसी वगैरह के सिचुएशंस का पढ़ा है मैंने, हिस्ट्री वगैरह का। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ सुनी थी उनकी कि यूएसए में 1973 में इंडिया उतना मजबूत नहीं है जितना आज है मोदी जी आने के बाद। तो पहले हम उतने मजबूत नहीं थे। तो 1973 में यूएसए का एक फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी था क्या कोई तो था, उसने उसके बुक में लिखा है कि मेरे को डर लगता था बोलते कि कभी इंदिरा गांधी जी के ऐसे खौफनाक सपने आते थे कि भाई ये यूरेनियम इसके पास है और ये कुछ भी कर सकती करके, और ये कहाँ पे क्या कर देंगी इसका इसको मालूम नहीं है, क्योंकि देखा हुआ था लोगों ने कि बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था वगैरह वगैरह सब चीज़ें। हाँ, तो हम हमारे स्टोरी से बाजू में हट गए थे। तो कोल इंडिया लिमिटेड का नाम सुना है? अब ये डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह क्यों हो रही है, सार बताता तुम्हारे को। तो क्या हो गया था 1973 में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, मतलब ये बोल दिया गया था गवर्नमेंट ने कि भाई कोल सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री थी हमारी इंडिया की, सबसे ज्यादा पैसा हम कोल से कमा रहे थे। अब पूछो क्यों हमारे पास इतना ज्यादा कोल कमा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े देश है, ऐसा भी नहीं है। यूएसए इतना बड़ा देश है, उसके पास भी कोल बहुत ज्यादा है, तब भी हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग क्यों थी? कोई प्रॉफिट क्यों कमाता है? पहले तो ये बता दो कि भाई वो बहुत सस्ते में वो चीज प्रोड्यूस करेगा और बहुत महंगे में बेचेगा, और तब भी लोग खरीदेंगे, तब तब उसको पैसा मिलेगा। यही प्रिंसिपल है ना। अब तुम सोचो, ऐसा प्रिंसिपल रहने के बाद में कोल से क्यों सबसे ज्यादा हम प्रॉफिट कमा रहे थे? जापान, यूएसए, चाइना सब अलग हो गए, तब भी कोल से हम क्यों सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे थे? तो हमारी इधर की गवर्नमेंट क्या कर रही थी पता है क्या? कोल का सेल करने का अधिकार किसको ही नहीं था, सब माइंस हमारे थे, हम निकालेंगे, हम बेचेंगे। कोल पे सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार इंडियन गवर्नमेंट का 1973 में रूल आ गया था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, कोल निकालती थी, उसको पूरा प्यूरिफाई वगैरह करती थी, जो भी उसके ऊपर प्रोसेसेस लगते थे, जो भी उसके ऊपर प्रोसेसेस लगती थी लगाती थी। उसके बाद समझो अब ये कोल है, ये कोल है, उसको प्यूरिफाई किया गया, और ये कोल सपोज करो अभी 100 रुपए का कोल हो गया है,
गवर्नमेंट क्या बोलती थी, मेरे को इसमें से 50 रुपए ज्यादा कमाने के। कोल डायरेक्ट 150 रुपए का मार्केट में मिलता था, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना है खरीदो मत। उस टाइम तक 1991 तक हम लिबरलाइज भी नहीं हुए थे कि हम बाहर से एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर सके कोल, ऐसा भी कुछ था नहीं। मतलब क्या बोल सकते थे कि हमारे इंडस्ट्रीज पे प्रेशर था कि एन किन प्रकार है, उनको कोल कहाँ से लेना है, इंडियन गवर्नमेंट से लेना है। और उस वजह से इन्होंने एक प्रोडक्ट लाया मार्केट में और उसके ऊपर खुद का प्रॉफिट ज्वाइन किया, कितना प्रॉफिट होना मेरे को, तो फिर ज्वाइन करने के बाद उतने में वो प्रॉफिट पे वो बेच देते थे। इसमें क्या हो गया था, मोनोपोली हो गई इंडियन गवर्नमेंट की। मतलब भाई उसको जितने में बेचना है वो उतने में बेच सकती है और जितना प्रॉफिट कमाना है उसमें कमा सकती है। वैसा ही चीज कहाँ पे मोनोपोली स्टैब्लिश ना हो जाए इसलिए की जाती है। कंपटीशन होना चाहिए ना हर जगह पे, जैसे एक जगह पे अगर कोई दुकान है तो बहुत ज्यादा चलेगी, उसके बाद में और 4-5 दुकानें चले गई तो फिर वो सस्ते में बेचना चालू कर देगा, नहीं तो महंगे में बेचेगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ ना कुछ अभी भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ हो रहा है कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा रख रहे हैं। उनको भी पता है कि भाई लोगों का विश्वास एट दी एंड गवर्नमेंट के ऊपर ही है, तो वो पैसे हमारे को ला के देंगे। इसलिए फिर कहाँ ना कहाँ हमारे इंडियन मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी में अभी भी एक हेजोमोनी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, और उसके वजह से जो एक एफिशिएंसी आने को ना वो नहीं आ पा रही है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इसलिए धीरे धीरे ये प्राइवेटाइज होने ही वाला है एट दी एंड, कैसे ना कैसे करके। समझा फिर, क्योंकि इसलिए पर्टिकुलरली प्राइवेटाइजेशन वगैरह होना ही है, सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब ये प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखेंगे पर्टिकुलरली क्या होता है। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसी बैंक जिसके अंदर गवर्नमेंट की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी हो, वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। अब 50% से ज्यादा अगर हिस्सेदारी होंगी तो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर होगा और पूरा मैनेजमेंट भी खुद ब खुद गवर्नमेंट ही चलाएगी उसको। ठीक है, ये एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, और इसमें बाकी इतना कुछ नहीं होता। अब इसमें बहुत सारे हमारे इधर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और ये उनकी लिस्ट है। एसबीआई में गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है, 57 to 60% है। बाद में पंजाब नेशनल बैंक में 73% है। सबसे ज्यादा देखो कहाँ पे, यूको बैंक में 95% है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96, पंजाब एंड सिंध बैंक में 98% की होल्डिंग है गवर्नमेंट की। मेजोरिटी शेयर होल्डिंग ऐसा है। ये नंबर थोड़े अप डाउन हो सकते हैं, अब वो शेयर मार्केट में लाएंगे अपने शेयर्स वगैरह वगैरह, पर मोर और लेस कुछ इस हिसाब से चीजें है। पर अब सेबी ने एक चीज लाई है। सेबी क्या बोलता कि जो भी मतलब लोग है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है जिनका शेयर मतलब जिन्होंने अपने जो शेयर्स है वो अगर मार्केट में बेच रहे होंगे, कोई भी ले लो उसका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल है वो, तो उसके तहत क्या है कि जो भी कम से कम 25% का शेयर पब्लिक के पास होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे 100% के शेयर है तो उसमें से 25% पब्लिक के पास होना ही चाहिए। अब तुमने ऊपर क्या देखा, 98%, 96%, 95%, ये सब तुमने देख लिया। मतलब ये एट दी एंड 25% से कम होना ही होना है, क्योंकि सेबी ने ये रूल ला लिया है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का कि भाई कम से कम 25 तक के जो पैसे है, मतलब 25 तक के जो शेयर्स है, जो भी ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने अपने शेयर लिस्ट की है, मतलब जो अपने शेयर मार्केट में लाके बेच रहा है, तो उनके ऊपर ये पाबंदी है या फिर रेगुलेशन लगाया गया है कि कम से कम 25% के शेयर तभी तुमने पब्लिक के पास ही रखने को ना। फरवरी 2025 में 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक वगैरह वगैरह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसके कम से कम 20% शेयर
कम से कम हर एक बैंक के 20% शेयर ये ओएफएस ऑफर फॉर सेल के थ्रू या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के ऑफर फॉर सेल या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए बेचे जाने वाले शेयर कम से कम 20%। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कितना कमाया 2025 में, फाइनेंशियल 25 में? तो 1.78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक को। अब मैंने वो कोल का जो एग्जांपल लिया था, प्रॉफिट कमा रहा था कोल, पर तब भी क्या हो रहा था कि वो प्रॉफिट इसलिए कमा पा रहा था कि क्योंकि उसकी हेजेमोनी थी पूरे इकोनॉमी के अंदर, इसलिए वो पैसे कमा पा रहा था। तो वैसे ही कहा ना कहा पब्लिक सेक्टर बैंक की भी हेजेमोनी है। अब अब ये सेबी ने रूल क्यों लाया, 25% का रूल सेबी ने क्यों लाया? तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि वो चाहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। लिक्विडिटी मतलब पैसा बढ़े। अगर 25% ये बैंक्स के शेयर्स अगर बिकने लग जाएंगे, तो सपोज करो ये 25% अगर पब्लिक के हाथों में आ गया, तो ये उतना ज्यादा पैसा खेलेगा, लिक्विडिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, शेयर मार्केट हमारा उतना रफ्तार से ऊपर जाएगा, और वो रफ्तार में जाने की वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी वगैरह वगैरह सब चीजें हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होगा। अब तुम सोचो एक चीज, 100% शेयर्स थे, अभी किसके किसके सबसे कम शेयर किसके, मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक के सिर्फ 2% शेयर्स बाहर के लोगों को दिए, 98% है, 98% गवर्नमेंट के पास ही है। अब तुम सोचो कि वो 2% के लोगों का कोई सुनेगा क्या? कोई भी नहीं सुनेगा। अब इसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है बताने के लिए। क्या हो गया था, मेरे घर का वो पोल का लाइट होता है ना, पोल से घर तक लाइट आता है, तो वो वायर क्या पता क्या उसके ऊपर झाड़ गिर गया था, और वो जो लेन केबल थी वो नीचे आ गई थी थोड़ी सी। मतलब सपोज करो अगर 15-20 फीट ऊपर होती है, तो वो 15 फीट पे ही आ गई थी। और फिर उसके ऊपर फिर लोहा वगैरह मेरे घर का था, वो उससे टच हो सकता था, उसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यू एक आधे बार दन का बैठ सकता था प्रॉपर। तो मैं कम से कम 1 महीना उस आदमी के पीछे लगा कि एमएससीबी में फोन लगाता था कि भाई करून द्या करून द्या करून द्या। भाई ने मेरे को गिना ही नहीं, एकदम ऐसा फोन लिया, अरे आज आमच्याजवळ शिडी नाही आहे आणि हे नाही आहे ते नाही आहे, आज शिडी तिकडे गेली आहे इकडे गेली आहे, त्याचं तेच चालायचं नाही। तो फिर एक पॉइंट के बाद मेरा कपड़ा खराब हो गया था, मैंने बोला अब मेरे को इसका कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं लाइब्रेरी जा रहा था वापस से 1/4 पे, तो क्या हुआ, मैं गाड़ी पे था, मैं डायरेक्ट एमएस, मैंने मेरे एक भाई भैया था, मैंने उसको फोन लगा के पूछ लिया कि मैंने बोला मेरे को हेड का नाम पता, मेरे को हेड को मिलना है बोला इस बार। मैंने वीडियो वगैरह बना लिया, और वो वीडियो बनाने के बाद में मैं 1/4 पे डायरेक्ट चला गया। और उस टाइम पे नया नया यूपीएससी चालू किया था, तो जोश बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं डायरेक्ट कॅबिन में गया उसके, म्हटलं सर हा बघा म्हटलं व्हिडिओ, हा वायर इतका इतका खाली आलेला आहे आणि कधी पण टच होऊ शकतो म्हटलं, कोण घेईल म्हटलं याची जबाबदारी जर काही बरं वाईट झाला तर। तो उसने मेरे तरफ देखा, ऐसा नीचे देखा उसने, मैंने बोला यार अपन पैंट पहन के ही आना था कम से कम, इससे बड़े आदमी के कैबिन में जा रहे हैं अपन तो। और मैंने फिर मैंने वो सब हुआ, और मेरे पापा मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे थे। मैंने मेरे पापा को बोला था कि करना पड़ता, बोला इसका मैं इसकी जॉब खा लूंगा। वो टाइम पे बहुत ही अलग थे था 5-6 साल पहले। तो मेरे पापा ने कुछ गिने नहीं, आया करते करते तो फिर कुछ हुआ नहीं। और मेरे दूसरे भाई ने भी बोल दिया था कि कम से कम 3-4 हज़ार तो लेंगे बोले वो, तभी वो पोल पे चढ़ेगा बोले, और वायर तेरे घर तक पहुंचाएगा, क्योंकि वायर ही सड़ गया है बोले। मैंने बोला ठीक है। फिर विदिन 1 आवर वो आ गए, मैं लाइब्रेरी से वापस आया। फिर वो मेरे को बोलते ऋषभ, म्हणजे ऋषभ म्हणे हे वायर आपल्याला चढवायचं आहे म्हणे। तो वो क्या करने वाला था, वो जूना जो वायर था जो टूटा हुआ था, वही वापस से कुछ तो करके करने वाला था। मैं बोले अभी 15 फीट पे आ गया है ना, बोले मैं वापस इसको 20 फीट पे लेके जाता बोले। मैंने बोला मी एक काम करतो म्हटलं, आज राहू द्या म्हटलं, मी वापस जातो ऑफिसला म्हटलं, आणि आपण उद्या बोलू म्हटलं या बाबतीत म्हटलं। फिर उसको भी लगा कि ये मानने वाला नहीं। फिर उसने, मैंने नया वायर वगैरह लाया था, फिर उसने लगा दिया। अब ये इतनी महान गाथा मैंने मेरी क्यों बताई, क्योंकि मैं माइनॉरिटी था तब तक। वो ऐसा घर पे फोन लगा रहा था, वो लेन देन नहीं रख रहे थे। मैंने एक बड़े आदमी के पास गया जिसका कुछ ना कुछ वर्थ था,
और उसने कुछ ना कुछ किया, उसकी वजह से उस दिन सीढ़ी भी नहीं लगी उसको, वो पोल पे पूरा चढ़ा, बिना सीढ़ी के चढ़ा वो उससे। उस दिन क्या हुआ था कि उस मेन आदमी ने काम हो गया था। वैसे ही शेयर मार्केट में भी है, 2% के जिसके शेयर है उनको कौन गिन रहा, वही अगर उनका शेयर ज्यादा होगा, जैसे वो सर का शेयर ज्यादा था सपोज करो, उसकी वजह से उसकी सब सुन रहे थे। तो वैसे ही हमें कहा ना कहा आज ये चाहते हैं कि भाई शेयर मार्केट में पब्लिक के भी शेयर्स बढ़े, जिससे उनका ओपिनियन भी मैटर करे। तो ये वो मकसद होता है, इसके लिए ये सब चीज चली। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? पूरा क्रिस्टल क्लियर। आगे जाते हैं। अब वही फिर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेंगी, अब इतने लोग इन्वॉल्व होंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ना ही है। बाद में फिर स्टॉक मार्केट में डेवलपमेंट होंगी। अब तुम सोचो इतना बड़ा हमारा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है एट प्रेजेंट भी, पर जब ये 20-20 25-25 मतलब जो परसेंट शेयर्स है जो अभी सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, जब ये पब्लिक के पास में आ जाएंगे तो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या बूम आएगा, कितना बड़ा। सोच पा रहे हो? पहले रिवाइज किया होगा तो थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो शायद। लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी, वही एक लेवल प्लेइंग, मेरी लेवल प्लेइंग फील्ड कब बनी? जब मैं उसके पास गया, नहीं तो मेरे को वो गिन ही नहीं रहा था। तो वही है, ये चीज है। एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में ये कुछ बैंक है जिसका 90% से ज्यादा है। अब तुमने ऊपर पढ़ा था कि ऑफर फॉर सेल और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, क्या नाम है उसका, प्लेसमेंट, ये दो नाम सुने थे ऊपर, उसके मतलब उसका हेल्प करके शेयर्स बेचे जाने वाले हैं, मैंने बताया था। तो ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है? इस ऑफर फॉर सेल में पब्लिक लोग भी खरीद सकते शेयर्स, और दूसरा जो भी इंस्टीट्यूशंस है जैसे बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मतलब ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, LIC वगैरह, वो भी ये शेयर खरीद सकते हैं। ये ऑफर फॉर सेल में, इसमें एक मेथड है जिसमें प्रमोटर्स या गवर्नमेंट अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर डायरेक्टली पब्लिक को बेच सकती है। अब इसमें दो लोग हैं, इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दोनों ये शेयर्स खरीद सकते थे जो अभी मार्केट में लाने वाले थे। अब ये दूसरा एक मैकेनिज्म है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी क्वालिफाइड उस चीज के लिए, जिनको क्वालिफाई किया जाएगा कि हाँ भाई तेरी इज्जत है, तू आ और मेरे शेयर्स खरीद, तो उन्हीं को प्रॉपरली ये चीज के लिए इज्जत मिलेगी, बाकी को गिना नहीं जाएंगे। तो ये दोनों का फर्क था। फिर स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी पता है ना अभी? इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बाद में फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स, उसके बाद में बैंक देखा था, बैंक के बाद में हमने पब्लिक सेक्टर, कमर्शियल और कॉरपोरेट बैंक देख लिए थे। बाद में फिर हमने पब्लिक सेक्टर बैंक देखा था, पब्लिक सेक्टर के बाद में हमने ये देख लिया कि भाई पब्लिक सेक्टर के शेयर क्यों बेचे जा रहे हैं। सेबी ने ये 25% का रूल लाया है। ये पूरा अभी तक करंट अफेयर भी इसमें इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती है? ये ऐसी बैंक्स होती है, इंडिया में अभी लगभग 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 12 21 उल्टा उल्टा थोड़ा सा। और उसको भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का दर्जा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि वो सेकंड लिस्ट में RBI। और टॉप प्राइवेट बैंक कौन से हैं? एक HDFC है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ये, क्योंकि उसका मार्केट कैपिटल कितना है? 14.7 लाख करोड़ का है, इसलिए उसे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक बोला जाता है इंडिया में, उसके मार्केट कैपिटल की वजह से। ICICI बैंक का कितना है? 10 लाख करोड़ है। बाद में कोटक महिंद्रा बैंक का 4.3 लाख करोड़ है। एक्सिस बैंक 3.7, मतलब ये मोर और लेस याद रखो, ये स्टैटिक न्यूज है। जब हम करंट अफेयर लेंगे वो पेपर में पूछा जाता है, उसके साथ ये चीजें रिवाइज करना जो न्यूज में खेलता हुआ रहेगा टॉपिक, क्योंकि ज्यादा भी रट के फायदा नहीं होता। ठीक है, अब ये इस हिसाब से, अब ये इसमें क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग फास्ट में होंगी, डिजिटल बैंकिंग जल्दी ला सकेंगे वो, क्योंकि प्राइवेट बैंक से वो जल्दी जल्दी काम करते हैं।
कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा वगैरह वगैरह। वही अब तुम HDFC बैंक में जाओ तुम्हारे को इज्जत मिलेगा, SBI में जाओ इज्जत नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर लो, उनका लंच टाइम है तो लंच टाइम है, तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे जितने पर। और फिर अभी रिसेंटली एक एस बैंक है, उसका जो करंट अफेयर है वो ऐसा है कि भाई जापानीज बैंक है एक, SMBC करके, उसने ये जो बैंक है एस बैंक के साथ, उसने 20% के जो स्टेक है एस बैंक के वो खरीद लिए है। और उसका और एक प्लान है वो, जो जापानीज बैंक है उसका, कि भाई मैं और 4.2% शेयर खरीद सकता हूँ एस बैंक का। एक अभी ऐसी न्यूज़ है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में। अब बैंक में जो फ्रॉड हो रहा है, मतलब फ्रॉड हो रहे हैं बैंक के जरिए, वही ऐसा फोन बिन आता, तुमच्या खात्यातले पैसे द्या, वो जो चल रहा है व्यवहार, वो अभी 3 गुना बढ़कर 36,000 करोड़ हो चुका है 2015 मतलब 2025 के अंदर। पर कभी कभार ये पागल भी रहते हैं, मतलब मेरे बहन का तो अकाउंट भी नहीं था तब भी उसको फोन आ गया और बोले तुमच्या खात्याबद्दल माहिती द्या। मैंने बोला खाता ही नहीं, पहला घर से प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करके आ रहे। अब ये ऐसी ही है, इतना कुछ एक्चुअली वही प्राइवेट सेक्टर का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका एक प्रेशर रहता है, प्रॉफिट का प्राइवेट सेक्टर पे प्रेशर तो रहेगा ही। अब रिसेंटली एक इंडस IND बैंक है, उसका जो CEO है सुमन कटपलिया, उसका 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया कि भाई तू और 1 साल काम कर हमारे इधर, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया भाई का। और फिर वही डिजिटल फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म लाया गया RBI की तरफ से, जिससे डिजिटल फ्रॉड में क्या बोल सकते कमी हो इस वजह से। और मार्केट कैपिटल लीडरशिप SBI सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वो मैंने पहले बताया HDFC बताते थे। ठीक है, अब आती है फॉरेन बैंक की बारी। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? तो फॉरेन बैंक ऐसे बैंक होते हैं कि जो फॉरेन की होती है, अब ये कॉमन है, फॉरेन की होती है वही, और फिर वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस चलाते हैं। इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं फॉरेन बैंक के अंदर, वो मैं आगे बताऊंगा। और इसे भी बैंक RBI और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट करती है, इतना ध्यान में रखो। उनका जो ऑपरेटिंग मॉडल है फॉरेन बैंक्स का, वो 2 प्रकार का होता है, एक ब्रांच मॉडल होता है और दूसरा है होली ओन सब्सिडरी मॉडल। मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो कोई भी ऐसी फॉरेन की बैंक है, वो चाहती है कि भाई इंडिया में हम हमारा ब्रांच इस्टेब्लिश करें, तो वो रजिस्टर्ड कहाँ पे, फॉरेन में, पर उसका सिर्फ एक ब्रांच हमारे इधर आके वर्क करेगा। ये एक पहला मॉडल है फॉरेन बैंक्स का। और दूसरा मॉडल है फॉरेन बैंक्स का भी भाई होली ओन सब्सिडरी, एक नई सब्सिडरी वो हमारे इधर ओपन करते, पूरी की पूरी नई, पूरी नया नाम दिया जाता है उसको, और उसको नाम देते हैं होली ओन सब्सिडरी मॉडल। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो मेजर फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, तो UK बेस्ड एक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड नाम की, जो सबसे पुरानी फॉरेन बैंक है इंडिया में। बाद में अब इसमें बहुत सारे नाम है, नाम देख लेना। ये DBS बैंक है जो सिंगापुर की है वगैरह वगैरह। और रिसेंट न्यूज़ क्या है कि तो एक एमिरेट्स NBD नाम की एक है, क्या नाम है इसका, हाँ दुबई की है ये, अरब एमिरेट्स UAE की है। तो इसने क्या किया है कि RBI से इसको अप्रूवल मिल गया है कि भाई टू इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया RBI की तरफ से कि भाई वो अपनी इंडिया की ब्रांचेस जैसे मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम को एक लोकल सब्सिडरी में कन्वर्ट करे। मतलब वो पहले कौन सी थी, वो सादी ब्रांच वाला मॉडल था। अब उनको परमिशन मिल गया है कि भाई वो होली ओन सब्सिडरी मॉडल पे ट्रांसफर हो सकते हैं करके। समझ गया? सच में समझ रहा है ना? मैं सच बता रहा हूँ, इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं है मेरे पास बना, मतलब तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है पहले बनी, मेरे को वो ऐसा नीचे से पूरा बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैसे बनते पता है क्या? हाँ कैसे बनते बताओ, मतलब सबसे पहले क्या होता, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना है तो सबसे पहले क्या होएगा, तुम सब मिलके रैप कर सकते, तुमको पता नहीं सिर्फ। अभी मैं कैसे आवाज आएगा भाई एक साथ सब लोग बोलोगे सब, क्या सबसे पहले क्या होता अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है तो जमीन के साथ क्या करेंगे वो, क्या, हाँ सबसे पहले बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाएगा उसके अंदर, और फिर उसके ऊपर सीमेंट वगैरह डाल के फिर वो ढांचा खरीद मतलब खड़ा करना पड़ेगा। ये बात
तू इंटरव्यू में बोल के दिखाता हूँ, मैं मानूंगा। कि भैया प्रॉफिट कैसे लाऊंगी सर, पहले प्लानिंग हुई। हम भी प्लानिंग, वो भी बोलेंगे हम भी प्लानिंग ही कर रहे कि तेरे को पैसे बाहर निकालेंगे। तो मेन चीज क्या होएगा कि अब हमें नारियल भी फोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ऐसा पूरा गड्ढा खोदा जाएगा और फिर वो गड्ढे के अंदर सीमेंट विमेंट सब डाल के वो कार्यक्रम होएगा और फिर बिल्डिंग खड़ी खड़ी की जाएगी। ओके, तो वैसा करना पड़ रहा कभी कभी मेरे को। ठीक है, तो अभी वो खोदने का ही प्रोसेस चल रहा है, अभी मैंने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट ही नहीं करे वाला है। ठीक है, तो अभी, हाँ, तो अभी रिसेंट न्यूज़ क्या थी, अब वो मैंने एमिरेट्स एनबीडी का नाम बता दिया कि उसके साथ क्या होने वाला है। अभी उसकी जो ब्रांच मैनेजमेंट थी वो क्या बोल सकते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ, अब मेरे को याद नहीं। तो आरबीआई का एक वोस्ट्रो अकाउंट है। ये अकाउंट पढ़ाते टाइम में बताऊंगा कि ये वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है वगैरह। क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ हुआ है, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो यूज करते हो ना आप, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो उसमें एचएसबीसी का 2.17 लाख नए क्रेडिट कार्ड्स बेचे उसने। वही वो ऐसे लड़के लड़कियां नहीं रहती कि बेचते रहती क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो वो कार्यक्रम उसमें ग्रोथ हुआ बोलते वो। अब वही यस बैंक का जो मैंने पहले बताया कि 20% शेयर उन्होंने ले लिया भाई, बाहर के लोगों ने। अभी मैंने, कितना अच्छा टीचर हूँ मैं, मैंने आगे जाके ब्रांच मॉडल पे पढ़ाया है तुमको कि ब्रांच मॉडल क्या होता है करके। क्या होता है, फॉरेन बैंक्स अपने होम कंट्री में रजिस्टर्ड होते हैं और उनको फिर यहाँ पे आके खुद का ब्रांच मॉडल के हिसाब से सेटअप करना पड़ता। इसमें क्या होता कि भाई अब तुम यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है ना, ये फॉरेन बैंक, ब्रांच मॉडल है इनका, तो इनको अगर कुछ भी करना है, कुछ भी और कोई ब्रांच स्टेब्लिश करनी है वगैरह, तो पहले इनके पापा को फोन करना पड़ता है आरबीआई को कि भाई मेरे को ब्रांच खोलनी थी। फिर ये मतलब वही इन पे थोड़ा ज्यादा पाबंदी है क्योंकि हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, ये एक ब्रांच है बाहर के देश की कोई ना कोई। तो वही है, वही मैंने थोड़ा सा और लंबा चौड़ा बताया है। अब ये क्या होता है कि होली ओल्ड सब्सिडरी है, अलग इंडियन कंपनी है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड होंगी प्रॉपरली और इसके ऊपर थोड़ा कम पाबंदियां पाबंदियां लगाई जाएंगी। ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होंगी वगैरह वगैरह। और वही है, बाकी वो प्राइवेट मतलब प्रायोरिटी सेक्टर वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नाम सुना है क्या तुमने? नहीं ना? हाँ, मैं जब पढ़ाऊंगा तब, अभी ज़्यादा लोड मत लो। ये मैंने उसका डिफरेंस भी दिया है ब्रांच और वो वाला मॉडल का। हाँ, रीजनल रूरल बैंक अभी जगह वगैरह आए थे, फॉर्म भरा क्या तुमने? भर दो फॉर्म, तो भरो यार। मैंने तो खुद ने गुजरात से भरा है, इधर से बहुत जगह कम है क्योंकि अब वो बेंगलोर मतलब राजस्थान में भी ज़्यादा जगह है पर वो फिर बहुत दूर हो जाएगा, तो फिर मैंने गुजरात से भरा। तुम भी भरो। किसने किसने भरा अभी आरआरबी का वैसे फॉर्म वगैरह? हाँ भरो, अरे फॉर्म भरो यार, क्योंकि वैसा हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस तभी आता। और तुम्हारी अगर कैटेगरी SC ST होंगी तो पैसे भी कम लगेंगे, फिर तो भरो ही बटे। और क्या होना तुम्हारे को, भर दो फॉर्म तो भरो, कम से कम एक्सपीरियंस तो वैसे ही आएगा। अब रीजनल रूरल बैंक के बारे में देखेंगे कि क्या गतिविधियां है पर्टिकुलरली। अब वो अमालगमेशन वगैरह वगैरह हुआ है, वो वगैरह तुमने सुना होगा क्या होता है क्या नहीं। पर रीजनल रूरल बैंक एग्जिस्टेंस में कब आया? 1975 में रीजनल रूरल बैंक को एग्जिस्टेंस में लाया गया। ओके, शांति रखो रे। शायरी सुनते क्या है गांधी? यहाँ पर अब ढूंढना पड़ेगा मेरे को, 2 मिनट बाद, आरआरबी के बाद। ठीक है, मेरे दादाजी मेरे को मतलब मेरे दादाजी को लिखने का शौक था, तो मेरे को कभी कभार बिठाते थे और सुनाते थे तो मैं हंस देता था। तो मेरे को तब इज्जत नहीं थी कि वो कितने ग्रेविटी से वो चीज़ बता रहे हैं, पर मेरे को अभी समझता कि जब कोई सुनता है तुम्हारी शायरी वो कितना अच्छा लगता है। पर बोर हुआ तो बता देना मेरे को, वो नहीं होना कि अरे सर तुम ऐसे मांग रहे हो तो फिर हम बता देते सुन रहे हो। वो मेरे को ऐसा तरस खा के मत सुनना है। ठीक है, हाँ चलो रीजनल रूरल बैंक के बारे में देखेंगे कि रीजनल रूरल बैंक जो है ना वो 1975 में एग्जिस्टेंस में आई थी। पर क्या हो गया था, 1976 में उसका एक्ट लाया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी का कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट रहता था। भाई ने बोल दिया था कि मेरे को रीजनल रूरल बैंक होना, क्योंकि रूरल एरिया में पैसा पहुंच नहीं रहा। तो भाई ने एक दिन में डिसाइड करके अगले दिन दुकान खोल दी थी रीजनल रूरल बैंक की।
और एक्ट अगले साल आया था। एक्ट विक्ट की जरूरत ही नहीं थी उसको, कुछ भी कर सकती थी वो। तो फिर 1976 में एक्ट पास हुआ और 1975 में ही आरबीआई हमारा रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश हो गई थी कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे इंदिरा गांधी जी को चाहिए था। अब इसमें क्या है कि ये रूरल एरिया के लिए वर्क करेंगी। मेन क्या है, ओनरशिप पैटर्न। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 50% की हिस्सेदारी रखता है। स्पॉन्सर बैंक कोई ना कोई एक स्पॉन्सर बैंक होगा, वो इसके अंदर 35% की रखता है, मतलब हिस्सेदारी रखता है। और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, वो इसके अंदर 15% की हिस्सेदारी रखता है। मतलब हमारे महाराष्ट्र में जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सिर्फ 15% की हिस्सेदारी है। उससे ज्यादा तो स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी ज्यादा है। ठीक है। अब इसको सुपरवाइज वगैरह कौन करेगा, तो नाबार्ड करेगा, क्योंकि ये रूरल एरिया में काम कर रहा है, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर वगैरह आता है, इससे नाबार्ड भी हस्तक्षेप करेगा इसके साथ। और आरबीआई भी इसको सुपरवाइज करेगा। रेगुलेट कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। और सुपरवाइज ऊपर ऊपर से देखेगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो आरबीआई करेगा। बाद में इसका जो नेटवर्क या कवरेज था, पहले 196 रीजनल रूरल बैंक थी पहले। अभी वो घट के अभी एक मतलब अप्रैल वगैरह में जब उनका अमालगमेशन होना था उसके टाइम पे 43 रीजनल रूरल बैंक थी। और उसके बाद में 28 रीजनल रूरल बैंक अभी एट प्रेजेंट है इंडिया में। क्यों है, क्योंकि मोदी जी का एक ही मोटो है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन आरआरबी। मोदी जी को तोड़ ही नहीं है, मतलब वो हर चीज में अपना प्रोडक्ट इतना मस्त करके बेचते हैं ना कि सबको पता रहता है कि क्या हो रहा है करके। एक्चुअल में वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी है अपने सेंटर। वो एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब ये सभी मकसद अच्छे हैं। अब रिसेंटली 6,212 करोड़ रुपए आरबीआई मतलब आरआरबी को एज अ रीफाइनेंस, मतलब और ज्यादा भाई पैसा मैं तेरे अंदर डाल रहा हूँ, ऐसा गवर्नमेंट ने किया है। मतलब इतने पैसे गवर्नमेंट ने आरआरबी को दिया है वापस, मतलब वही थोड़ा बहुत चीजें चलाने के लिए ठीक से। न्यूज क्या क्या थी कि मास अमालगमेशन हुआ आरआरबी का। उसके बाद में कैपिटल इन्फ्यूजन कितने का हुआ, 6,212 करोड़ का कैपिटल आरआरबी में गवर्नमेंट ने दिया है। बाद में एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक एजेंसी है जो देखती है कि जो भी ऐसे बड़े बड़े अमालगमेशन वगैरह हो उसके अंदर ऐसा ना हो कि भाई लॉसेस हो जाए या फिर एक कंपटीशन का विरोध ना हो जाए। तो वही मोदी जी आए, मोदी जी बोले 5 साल तक कोई हाथ नहीं लगाएगा इस चीज को। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ही साइड में कर दिया मोदी जी ने कि 5 साल तक कोई कुछ बोलेगा नहीं, इसने जैसा काम हुआ है सब सही हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो 5 साल तक ये चीज चलने वाली। अब ये न्यू नेम्स वगैरह इतना कुछ मतलब ये नहीं है, आगे जाते। अब डिफरेंशिएटेड बैंक्स के बारे में नाम सुना होगा। अभी टाइम है अपने पास बहुत। डिफरेंशिएटेड बैंक्स चालू है, ये खत्म हो जाए मतलब चलेगा अभी थोड़ी देर। डिफरेंशिएटेड बैंक्स के पहले वो मैंने बोला था तो वो देख लेते। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होता है पता है क्या, कि ऐसे बैंक्स होते हैं कि कुछ ना कुछ वो डिफर कर रहे हैं। अभी ये जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है ना उससे वो अलग होते हैं। तो हमें सिर्फ उनके डिफरेंसेस पकड़ना है कि वो कैसे हमारे जो एक्चुअल बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक है हमारे, उससे वो कैसे अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा। तो मैंने मांझी पे बोला था, सुना था क्या किसने? दशरथ मांझी का नाम सुना है? अरे हाँ तो बोलो बे। तो मैंने दशरथ मांझी पे एक बार बोला था, मतलब ऐसी 4 लाइन है, सुना था क्या किसी ने? किसी ने नहीं सुना ना? हाँ ठीक है, फिर वही सुनते। तो सुनो। तो ऐसा है कि अब वो मांझी ने क्यों पहाड़ तोड़ा था वगैरह वगैरह सबने सुना है। तो एक पॉइंट पे मेरा भी यूपीएससी में कुछ ऐसा ही हाल था कि भाई कुछ हो नहीं रहा था, फेल्यूर पे फेल्यूर कार्यक्रम चल रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे लिखा था कि मतलब वो रोज गालियाँ तो मिल ही रही थी, घर से नहीं मिल रही थी, बाकियों से मिल ही रही थी कि क्या चल रहा वगैरह। तो मांझी को मांझी को
तथा कथित विद्वानों ने व्यवहारिकता समझाई, पथ में आने वाली दुर्गमता उसका उपहास करके जताई। मतलब उसको जो दुर्गमता आने वाली वो जर्नी में, वो ऐसा बहुत हंसी मजाक में बताया गया था कि भाई आगे जाके कहीं खरा नहीं, लय वाट लगना रहे पूरे पूरे। तो मांझी को तथा कथित विद्वानों ने व्यवहारिकता समझाई थी। व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकलिटी होती है। मांझी को तथा कथित विद्वानों ने व्यवहारिकता समझाई थी, पथ में आने वाली दुर्गमता उसका उपहास करके जताई। कोई नहीं था अवगत जो भीतर उसने ठानी थी, अभिमानी पर्वतों ने नतमस्तक होकर दे दी जिसकी गवाही थी। मतलब वो पर्वत नीचे आके गवाही वगैरह टाइम। तो इतना ही था 4 लाइन। अब अगले वापस चलते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक पर। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली, और एखादी हॉबी रखो। मैं सच बता रहा हूँ, मोबाइल या फिर टीवी छोड़ के, नहीं तो बहुत वाट लगने वाली है, लाइफ बहुत फटती है लाइफ। मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ बहुत बार फटेंगी, बहुत ज्यादा। और तुमको ऐसा लगेगा कि सब खत्म है, इसके पॉइंट के बाद कुछ नहीं जाने वाला मेरा, और फिर उसके बाद में और एक आधा धक्का मिलेगा। पर लाइफ एक पॉइंट पे सबकी होती है वैसी, और फिर वो धीरे धीरे अच्छी भी हो जाती है, ऐसा कुछ। तो डिफरेंशिएटेड बैंक देखते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखो ठीक से। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स के बारे में मैंने बताया कि वो कुछ ना कुछ जो हमारे बैंक्स है उससे अलग है वो। तो वो कैसे अलग है वो हम देखते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए एग्जिस्टेंस में आए थे। अब ये क्यों, मतलब एक मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। अब वो तुमने कोरोना के टाइम पे देखा होगा, जो माइग्रेंट्स थे वो हम रास्ते से भाग रहे थे। उनके पास कोई मतलब रहने का ठिकाना नहीं था, कोई उनको पैसे भेज नहीं सकता था क्योंकि उनके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मीडियम नहीं था। और वो टाइम पे एक दिखाई दिया, मतलब जब माइग्रेंट के साथ इतना गलत इशू हुआ। मतलब मैंने एक वीडियो देखा था एनडीटीवी के अंदर। वो मतलब वो जो मतलब वो ऐसी रिसेंटली प्रेग्नेंट वुमेन थी, मतलब उनको बच्चा वगैरह हुआ होगा, तो उसको कुछ खाने को नहीं है, इसलिए फिर वो उसके बच्चे को भी दूध नहीं पिला पा रही। ऐसा बहुत खतरनाक सीन हो गया था उस टाइम पे। एनडीटीवी वगैरह पे उसके वीडियोस वगैरह आए थे। माइग्रेंट का बहुत बुरा हाल था वो टाइम पे। मेरे को एक बार लगा, मैं पुणे में अटक गया था। मतलब मैं एक दिन पहले आया, 23 तारीख को लगा था। तो 23 तारीख के मैं 22 को पहुंचा घर पे, और फिर वो सब चीज़ हुई थी 23 तारीख से चालू। नहीं तो मेरे को साइकिल से आना पड़ता था, मेरे पास मतलब गाड़ी भी नहीं थी वो टाइम पे, और मैं घर पे आता था, मेरे को पता है। मेरा भी ऐसा न्यूज में आता था कि हा मुलगा पुण्यावरून अमरावती साइकिल ना आला है। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं इतना दिन घर के अंदर बैठ ही नहीं सकता था वहां पे, कम से कम। क्योंकि एक लड़का गया भी था, वो बहुत दूर गया था, उड़ीसा गया था वो पुणे से। क्या पता कैसे कौन सी हिम्मत लगाया था उसने। तो मैं क्या बोल रहा था कि माइग्रेंट्स का बहुत बुरा हाल था। तो वो टाइम पे एक दिखाई दिया कि भाई हमारे गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए वो इशू हुआ है पर्टिकुलरली, क्योंकि कोई डाटा ही नहीं है कि भाई माइग्रेंट्स कैसे है, कितने लोग है, कितना परिवार है, उनका कोई डाटा नहीं था। और दूसरा एक इशू पता चला कि भाई इनके पास कोई फाइनेंशियल सिस्टम से ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब बैंक में अकाउंट नहीं है वगैरह वगैरह। उसकी वजह से इनको जो पैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह जो हो सकते थे वो नहीं हो पा रहे करते। तो इसलिए फिर वो टाइम पे भी इस इंस्टीट्यूशन का थोड़ा नाम बढ़ा। ये पहले भी थे, ऐसे नहीं कि वो तभी आए 2020 में एग्जिस्टेंस में। तो इनका नाम क्या है, डिफरेंशिएटेड बैंक। ये पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सेगमेंट है हमारे इंडिया में जो अभी भी अछूता है बैंक से। बैंक क्यों नहीं जा रहे वहां पे, क्योंकि उतना ज्यादा लोग नहीं है जिससे वो बैंक चल सके वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में। इसलिए फिर इन्होंने ये एक नया टर्म लाया गया कि डिफरेंशिएटेड बैंक। ये पर्टिकुलरली उन एरियाज में भी जा सकते हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली उतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट नहीं होगा, तब भी ये वर्क करने को तैयार है। और ये इनका मतलब इनका जो प्रॉफिट क्राइटेरिया है वो भी कम है एज कम्पेयर टू जो हमारे बड़े बड़े बैंक हैं उनका। उस वजह से, तो उस वजह से बैंक लाए गए। ये पर्टिकुलर इनका सेगमेंट होता है अलग। और ये 2013 में कंसेप्ट लाया गया था डिफरेंशिएटेड बैंक का। उसका नाम है, एक नचिकेत मोर कमेटी थी, वो इस्टेब्लिश हुई गई थी, और उन्होंने फिर सोचा था कि ऐसा चीज होना चाहिए कर। ठीक है। इसको एक नीश बैंक भी बोलते हैं। नीश मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जब तुम क्या बोलते हैं किसी चीज का अगर लाभ पहुंचाना चाहते हो, उनके लिए वर्क करना चाहते हो, तो उसे नीश कहते हैं। और नीश बैंकिंग इसलिए क्योंकि बैंकिंग की सर्विस पहुंचाना चाहते हैं इसलिए। और ये यूनिवर्सल बैंक के अपोजिट होते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। ये सब तरह के प्रोडक्ट्स
नहीं देते। अब बैंक सब तरह के प्रोडक्ट दे रही, लोन दे रही, इंश्योरेंस दे रही, सब चीजें हो रही बैंक वगैरह, पर ये सभी प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें तीन नाम है। एक तो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा वगैरह वगैरह, वो इसमें आते हैं। पेमेंट बैंक है ये एक छोटा सेविंग अकाउंट, मतलब रुक जाओ पहले ये बता देता हूँ कि डिफरेंशिएटेड बैंक के तीन टाइप्स है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और बाद में लोकल एरिया बैंक है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पेमेंट बैंक के बारे में देखेंगे कि पेमेंट बैंक मतलब क्या होता है। ये जो पेमेंट बैंक है उसका एकमात्र उद्देश्य था कि छोटी सेविंग करना, छोटे लोगों के लिए, मतलब कम लोगों के लिए सेविंग करने के लिए ये एक मैकेनिज्म लाया गया था। और ये रेमिडेंसेस, रेमिडेंसेस मतलब एक से दूसरे की इधर पैसे ट्रांसफर करने के लिए पर्टिकुलरली इस चीज का ये लाया गया था सर्विसेज के लिए। लोन या क्रेडिट नहीं देता, मतलब ये लोन नहीं देता है, इसलिए ये पर्टिकुलर जो एक बैंक है उससे अलग है, ये लोन नहीं देता, ना क्रेडिट कार्ड देता है। ओके, बाद में स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ये एक चीज है कि ये बैंक स्मॉल बिजनेसेस, मार्जिनाइज्ड फार्मर, ये इसके लोग हैं जिनके लिए ये वर्क करेगा, और बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा इनको। बाद में लोकल एरिया बैंक, ये एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के लिए है। लोकल एरिया नाम में ही पता चलता है, एक जोग्राफिकल एरिया के लिए है, काम करता है, वहाँ के लोगों को क्रेडिट, सेविंग वगैरह सब चीजें देता है। रोल और इम्पोर्टेंस अब ये देख लेना कि भाई जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना वैसे है कि वो गरीब दबे कुचले लोगों के लिए काम करेगा, मोर और लेस एक सार में यही चीज है। अब मैंने पहले ही बोला मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो मैंने कंपैरिजन वे में वो बताया कि ये चीज़ें क्या है। पेमेंट बैंक सर्विस सेविंग करेगा, रेमिडेंसेस देगा, डिपॉजिट देगा, लोन देगा, सब करेगा। लोन डिपॉजिट ये नहीं देगा, लो इनकम माइग्रेंट्स के लिए। ऑडियंस कौन सी है, सर्विस एरिया, लोन और ऑडियंस कौन कौन थे वो भी मैंने डिफर करके यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मेरे क्लास नोट थोड़े बल्कि लगते होंगे कभी कभी, पर उसके अंदर ऐसे बीच बीच में टेबल्स वगैरह है तो वो टेबल ही पढ़ने की जरूरत होती है एक दो बार पढ़ने के बाद। तो ये है एक पेमेंट बैंक। तो इसका मकसद मैंने बता दिया कि ये रेमिडेंसेस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए लाई गई थी, और सेविंग वगैरह छोटी मोटी सेविंग के लिए ये लाई गई। और ये क्या क्या कर सकती है, तो सेविंग अकाउंट खोल सकती है लोगों का, और करंट अकाउंट खोल सकती है। हम सबका सेविंग अकाउंट ही, करंट अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट मतलब ऐसे बिजनेसमैन वगैरह जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ते हैं उनके लिए रहता। ओके, जब मैं अकाउंट वगैरह पढ़ाऊंगा नीचे नीचे आके वो सर्विसेज के टाइम पे, तब ये भी अच्छे से और होएगा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये डेबिट कार्ड दे सकता है, इशू कर सकता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, क्यूआर पेमेंट वगैरह से पैसे भी आप पे कर सकते हो ये इसके जरिए। पर इसके जरिए आप लोन नहीं दे सकते, ये लोन नहीं दे सकता है। और दूसरा ये क्या नहीं सकता कर सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। ओके, क्योंकि क्रेडिट पे पैसे उठाना भी मतलब मोर और लेस लोन के जैसा ही है। बाद में वही डोमेस्टिक रेमिडेंसेस, डोमेस्टिक अपने दूसरे घर वालों को पैसे ट्रांसफर कर सकता है, फंड ट्रांसफर कर सकता है। वो निफ्ट वगैरह जब मैं सर्विसेज पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल सर्विसेज तब लूंगा। क्या नहीं कर सकता वो भी मैंने बताया है। एनआरआई जिसके अंदर डिपॉजिट जनरली नहीं रख सकते, इसके अंदर जनरली एनआरआई जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस रहते ना, वो इसके अंदर पैसे नहीं रख सकते। ओके, क्योंकि बाहर के देशों के पैसे अपने इधर ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब इसका डिपॉजिट लिमिट ऐसी है कि अगर तुम्हारे पास कितने भी पैसे रहे तो तुम इसके अंदर सेव कितना कर सकते, 2 लाख तक ही कर सकते। तुम्हारे एसबीआई में तुम्हारे पास में 50 लाख भी रहे तब भी कर सकते, पर यहाँ पे कितने कर सकते, सिर्फ 2 ही लाख कर सकते। बाद में तुम्हारे को कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल लगता, अगर ये तुम्हारे को बैंक खोलनी है ऐसी पेटीएम वाली, मतलब पेमेंट बैंक खोलनी है, तो तुमको कितना पेड अप कैपिटल लगता उस क्या बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, तो 100 करोड़ रुपए लगते हैं अगर तुमको ये दुकान खोलना है तो, मोर और लेस। और प्रमोटर्स जो इसको प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब जो इसका अस्तित्व लाना चाहते हैं जमीन के ऊपर, उनको कम से कम 40%, मतलब 100 करोड़ का 40% मतलब 40 करोड़ प्रमोटर्स के होने चाहिए स्टार्टिंग के 5 सालों तक, उसके अंदर वो 100 करोड़। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कैसा है इसका, लिक्विडिटी नॉर्म्स कैसे है,
ये डिपॉजिट या 75% मतलब उसके अंदर जो भी पैसा आएगा उसका 75%, 75% डिमांड डिपॉजिट बैलेंस एसएलआर। जब मैं फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ाऊंगा तब मैं सीआरआर और एसएलआर पढ़ाऊंगा वापस। मैंने शायद पढ़ाया है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो याद आ रहा क्या? जाने दो, नहीं आ रहा होगा तो सिर्फ इतना याद रखो कि वो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम पे पैसे रख सकते हो। ऐसे कागज रहते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, उसके उस कागज में तुम पैसे रख सकते हो। ओके, या फिर रुपये वगैरह में भी रख सकते हो। ओके, पर उसके अंदर थोड़ी पाबंदियां रहती कि तुम एकदम से वो पैसों पे हाथ नहीं डाल सकते। और रिमेनिंग जो 25% है, मतलब समझो तुम्हारे ये तुम्हारा पेमेंट बैंक है, तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे को 75% एसएलआर के इसमें ही रखना पड़ेगा। एसएलआर ऐसी अमाउंट रहती कि जिसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते तुम मोस्टली। और ये जो दूसरा 25% है, मतलब जो 25 रुपए है, वो तुम किसी बैंक में डाल के रख सकते हो। ओके, अब ये लिस्ट है पेमेंट बैंक की, एयरटेल, इंडिया पोस्ट बैंक वगैरह वगैरह। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक सेक्शन 22 है, उसके तहत रेगुलेटेड है पहले तो। आरबीआई एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट एक्सेट्रा, इसके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं पेमेंट बैंक के अंदर। ओके, नाम में हमेशा पेमेंट बैंक रहेगा, इतना याद रखना। मैं एक काम करता हूँ, पेमेंट बैंक ही ले रहा हूँ, मेरे को लग रहा है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है सबसे मोरल है। तो हाँ, अभी फिर इतना सुन लो, अभी पेमेंट बैंक की लास्ट एपिसोड है कि भाई एसएलआर रिडक्शन कर दो बोलते वो, मतलब वो जो अब मैंने क्या बोला था 75% एसएलआर में डालना पड़ते हैं, तो अभी क्या बोल रहे हैं वो एसएलआर की जो अमाउंट है बोलते हैं वो अब कम कर दीजिए बोलते। अभी से बैक मत पैक करो रे, 2 मिनट तुम, मैं तेरे को नहीं बोलता, पीछे के लोगों को। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 75% जो है अमाउंट इसको कम कर दो बोलते हैं, मतलब जिससे हमारे पास ज्यादा पैसा होएगा आगे, मतलब क्या बोल सकते हैं, देने के लिए, कहाँ पे पैसा कमाने के लिए वगैरह। 10% की रिडक्शन मांग रहे हैं, मतलब वो एसएलआर जो 75 था वो 65% पे लाना चाहते हैं। दूसरा, अभी वो कितना पैसा रख सकते हैं डिपॉजिट में, 2 लाख रुपए, तो अब वो क्या चाहते हैं कि भाई हमारे डिपॉजिट के अंदर, हमारे अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए लोग रख सके करके पेमेंट बैंक के अंदर। और ये तीसरी चीज है, न्यूज है, डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली। किसको मिला है? वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसको ये अवार्ड मिला है रिसेंट। ठीक है, उसने डिजिटल के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। अब इसके आगे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उसके नीचे एक लोकल एरिया बैंक है। इच्छा नहीं होगी तो एंड करते हैं क्लास। ओके, लगे तो अगले क्लास में हम फिर यहाँ से चालू कर देंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं। थैंक यू, एंड करते क्लास।